एपिसोड 101 वस्ट रूम में रिलायंस की रक्षा करने वाले सभी समूह भी शामिल थे। अगर यह बाद वाला मामला था तो उस व्यक्ति को बिल्कुल पता था कि वह क्या कर रहा था। लालचेन ने रूम के चारों ओर नजर रखी, सोचा बेशक जूनियर सिस्टम में वह छोटा सा बक्सा ले सकता है। आप ही कारण है कि हम यहाँ पहुंचे हैं, आप ही हैं जिन्होंने वह पत्र पढ़ा था जिससे हमें यह मकबरा और उसके इतिहास के बारे में पता चला था। मुझे नहीं लगता कि बिना ये सब संभव हो पाता है। मुझे लगता है कि जूनियर सिस्टम में ही बकवास रिमेंबर की सबसे अधिक नामित है। रुवान ने मेन की ओर देखते हुए एक चापलूसी भारी मुस्कान के साथ कहा, मैं सीनियर भाई रुवान से सहमत हूँ। सीनियर बहन ने हमें यहाँ तक की स्टेटस में मदद की है। जब हमारे पास की टीम की कमी थी तो उन्होंने ही 2 और लोगों को ढूंढा और उन्होंने ही इस मकबरे में एंट्री का रास्ता खोजा। वसा ले लेना चाहिए। ने कहा, हुआ आप क्या कहते हैं मास्टर चेन, आप भी सहमत है? नामेन ने लंबी चेन की ओर देखते हुए विनती भारी विपक्ष से पूछा, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह अंदर क्या है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आप उस किताब को पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या है? लंबी चेन निक को देखते रहे। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन मैं उस बॉक्स को रखना चाहता हूँ। मुझे किस? मास्टर चेन ने बॉक्स लेने की अनुमति दी। मैंने लंबी चेन की ओर देखते हुए कहा, मैं हथियार बक्सा शो की सामग्री दे सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे बताओ कि अंदर क्या है। दक्ष ने एक की ओर देखते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। जब हम शहर वापस आएंगे तो मैं निश्चित रूप से बक्सा खोल दूंगा क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही मैं ये बक्सा ले लूंगी इस बात की पूरी संभावना है कि यह कमरा कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा, यहाँ तक कि पूरी कब्र भी ढह सकती है। मैंने दक्ष से ड्राइंग स्वर में कहा और आंखों में देखा, ठीक है आप मुझे बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन तब तक ही वह बॉक्स ऑफिस है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मिंगू को इसे रखना नहीं चाहेंगे। लाज चेन ने की ओर देखते हुए कहा लगता है मास्टर चेन को मुझ पर शक है। ठीक है, मुझे पसंद है वह बॉक्स, लन उसे को दे दम। लन मिंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, वह बॉक्स की ओर तेजी से बढ़ी। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह बक्सा या तो जाल है या फिर खाली है। मेरा मानना है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उसके गुरु की सुरक्षा के लिए इतनी ताकतवर बात करने वाले की कब्र के अंदर कोई जाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस बात की भविष्यवाणी कम है कि असल में कुछ हो और मेरी भावनाएं गलत है, इसलिए मुझे उस कहानी को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखना चाहिए। लंबी चेन नेक को देखते हुए सोचा था मैं धीरे धीरे वो मदरसा रूम से होते हुए तट के पास वह छोटा सा बक्सा उठा और जल्दी से वापस आ गया। चलो कलाकार, उसने बक्सा को दिया और वे सभी कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले वह बक्सा धंस गया। चलो आर्किटेक्चर अन्य जगह भी कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने कहा और वह दक्ष और अन्य लोगों के साथ बाहर की ओर भागी। वे जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्हें कब्र में प्रवेश करना था। उनके सामने 4 दरवाजे थे। क्या हमें फिर से पार करने की अनुमति है? रोवान ने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा, बिल्कुल, और हमें उसी दरवाजे से जाना होगा जिस दरवाजे से हम सब अंदर आए थे। मैंने लंबी चेन की ओर देखते हुए कहा, लगता है युवा मास्टर रुवान फिर से स्नान करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको इतना समय नहीं लगेगा, अन्यथा हम आपको दिए गए दांतों को खोदना पड़ सकते हैं। लालचेन ने रुवान की ओर देखते हुए अद्ता ने कहा, अगर तुमने अभी भी अपना मुंह बंद नहीं किया है तो मैं वादा करता हूं कि मैं अभी भी बूढ़े लड़के लड़ूंगा जब तक कि हम में से एक मर ना जाए। रुवान ने लंबी चेन को देखते हुए जोर से दहाड़ दी, क्या तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो? दक्ष ने रुआ की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। दक्ष का ताना सुनकर हैरान रह गए। रुआ समझ से उग्र उठा, दोस्तों हमारे पास तोड़ने के लिए अभी समय नहीं है। 3 की गिनती पर 1 2 3 प्रवेश करें, मैंने जोर से कहा क्योंकि सभी अपने अपने दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे। जल्द ही सभी लोग दरवाजे के दूसरी तरफ से बाहर निकल गए। इस बार रुवान पे फास्टी था कि वह आउट आंगन वाला आखिरी व्यक्ति था। वे सभी कब्रों से माउंटेन पर्वत श्रृंखला पर चले गए। चलो बने हुए हैं हम आपके घर में, बाकी बचे हुए मामले बाकी हैं। मेन ने कहा कि लंबी चेन की तरफ देखा। मेन ने सीटी बजाए और जल्द ही उसका उड़ता हुआ चंद्र ईगल उसके सामने खड़ा हो गया। रुवान और ने भी सीट बजाए और उनके उड़ते हुए चंद्र ईगल नीचे आ गए। का उड़ता हुआ चंद्र ईगल कुछ हद तक घायल हो गया था। क्या हुआ? ने चेहरे पर वास्तविक व्यवहार के साथ समानता, वह घायल हो रहा है, हालांकि वह अभी भी उड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह 1 से अधिक लोगों को नहीं उठा सकता है, हालांकि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मेंग ने से कहा और उसने और देखा चुंकी का उड़ाना हुआ चंद्र ईगल किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जा सकता है, इसलिए मास्टर चेन मेरे साथ सवारी कर सकते हैं और मिस मिंगू बुजुर्ग भाई रुवान के साथ सवारी कर सकते हैं। मन ने सुझाव दिया और उसने मिडिल चेन को देखा। मैं रुवान के साथ सवारी जाऊंगा, मिंगूफे के साथ जाएगा। लाज चेन ने कहा जैसे वह मेन को ऑर्डर दे रही हो। ठीक है, मेन ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। मिंगू मेन के साथ आए और उसका सोवारी लून ईगल बैठ गया जबकि दक्ष रुवान के सोरिंग लूर ईगल पर बैठा। हालांकि इस बार रुवान ने जरा भी शयत नहीं की, उसे लगा कि रुवान के व्यवहार में कुछ अजीब था। उड़ते हुए चंद्र ईगल
ईगल्स हवा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन दक्ष को यह अजीब लगा क्योंकि इस बार वे जिस तरह से पैदल पर उड़ रहे थे वह उस पैदल से पैदल जिस पर वे यहाँ आए थे वे 10 मिनट से ज्यादा समय तक उड़ते रहे। जब दक्ष को खतरा महसूस हुआ उसने देखा कि रुआ अब उसके सामने थी और अचानक उसकी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा गया। लाचेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुवान की दादी को अपने चेहरे से थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया। तुम्हारा स्कॉलर वास्तव में असली प्रतिरूपण है, मेन ने मिंगू को देखते हुए हंसते हुए कहा। हम ये शोर शराबा क्या है, मिंगू ने चौंक हुए कहा जब वह उड़ते हुए चंद्रा चील की ओर देखा जो लंबी चेन और रुवान को ले जा रहा था। वह उन्हें फ्रेंचाइज में सक्षम था। उसने चिल्लाने ही वाली थी कि उसे एक ताकतवर धक्का लगा। वह उड़ते हुए चंद्रा चिल की पीठ से उछलकर जमीन पर गिर गया। दक्ष रुवान पर हमला करने ही वाला था कि उसने देखा कि मिंगू गिर रही है। बिना कुछ सोचे समझे वह नीचे कूद गई और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। हाँ, एक लड़की के लिए अपनी जान गंवाना, लगता है कि जूनियर सिस्टर मेन का अनुमान सही था। रुवान उल्ला और उसने लाचेन को कुचल हुए देखा, लेकिन उसने अपना ईगल नहीं खोजा और मेन के पीछे बढ़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पहले स्थान पर था और अजीब तरह से काफी आगे था, इसलिए वह अपने पीछे हो रहा किनारे को नहीं सुना। मैं रुवान और बिना रुके वहां से चले गए। हम तुम्हारे अंदर की चीज को देखने के लिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम उसे पहचान सकते हो और चाह सकते हो। ये बहुत बुरा है कि अब मैं और उस शक्ल के करीब से तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। ये था एक उच्च स्तर का होना चाहिए, लेकिन इस वस्तु के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। मैंने अपने चेहरे पर तिरस्कार भरी नजरें डाली और उड़ते हुए चंद्रा ईगल पर उड़ गए। मिंगू नीचे रही और गिर गई। सोच रही थी कि यह सब कैसे हुआ, वह खुद को कैसे बेकार कर सकती थी कि वह खुद की रक्षा भूल गई। वह सिर्फ इस छोटे से काम के लिए मरेगी। उसे मेन पर भरोसा करने का पछतावा हुआ क्योंकि वह सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। वह नीचे गिर रही थी जब उसने देखा कि दक्ष भी नीचे कूद गई है। बेवकूफ, तारा भी क्यों कूदना है? क्या विवाह मृत्यु की इच्छा है? मिंगू जोर से दहाड़ और उसकी आंखों से फूल फूल लगे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वह चेन के लिए लंबी चली तो उसने अपनी जमते को देखा तो दिल दुख गया। क्यों पंख, मेरे साथ क्यों मरना है? तुम क्यों नहीं जीतोगे? वह जोर से अड़ते हुए फूल भरी आंखों से लंबी चेन को देखने लगी। मैं अपनी किस्मत को उसकी मौत के हाथ कैसे दे सकता हूँ? लाचेन ने उथल पुथल मचाते हुए आवाज में कहा कि मिंग सुन साके तो? मिंगू ने जवाब दिया कि शब्द फिर से हकलाहट महसूस हो रहा क्योंकि वह खोई हुई महसूस कर रही थी। दक्ष ने अनुमान लगाया और जल्द ही मिंगू के पास पहुंच गया। उसने एक हाथ से लिल्सनो को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मिंगू को उसके कमर से पकड़ लिया। तुम? मिंगू ने जवाब देने के लिए शब्द खोजने में हकलाहट महसूस की क्योंकि वह खोई हुई महसूस कर रही थी। दक्ष ने गोता लगाया और जल्द ही मिंगू के पास पहुंच गया। उसने एक हाथ से लिटिल स्नो को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मिंगू को उसकी कमर से पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं अपनी किस्मत को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, दक्ष ने मिंगू को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने कहा जैसे उसकी पीठ के पीछे दो सुंदर पंख दिखाई दिए। मिंगू दक्ष की आंखों में देख रही थी, इसलिए उसने उसकी पीठ पर दिखाई देने वाले पंखों को नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि गिरना रुक गया है। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। जब उसने दक्ष की आंखों में देखा, उसकी बहें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। वह चाहती थी कि इस पल में समय रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने देखा कि हवा का प्रवाह बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब गिर नहीं रहे थे बल्कि उड़ रहे थे। लगता है कि अभी उन्हें पकड़ना नामुमकिन है, दक्ष ने थंडर सिटी की दिशा में देखते हुए कहा। वह आसमान में उनके उड़ते हुए चंद्र ईगल की एक झलक भी नहीं देख पाया। मिंगू ने दक्ष की आंखों से नजरें हटा ली और चारों ओर देखा, लेकिन वह ये देखकर दंग रह गई कि वे वास्तव में उड़ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष की पीठ पर पंख थे। तुम उड़ सकते हो, उसने जोर से कहा। उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वे चले गए हैं, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए उससे कहा। उन्हें पूरा भरोसा रहा होगा कि हम गिरने के बाद मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने इसे देखने के लिए भी रुकना नहीं चाहा। हालांकि यह समझ में आता है क्योंकि केवल स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ही उड़ने में सक्षम है। मिंगू ने दक्ष को देखते हुए कहा, चाहे वे जो भी सोचते हो कि उन्होंने किया, मैं उन्हें मार डालूंगा, दक्ष ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और थंडर सिटी की दिशा में देखा। दक्ष धीरे धीरे नीचे जाने लगा और मिंगू के साथ सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। उसके पंख गायब हो गए। जमीन पर उतरने के बाद भी दक्ष और मिंगू एक दूसरे की बाहों में स्थिर खड़े रहे। आज का दिन अचानक से बहुत अच्छा लग रहा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और मिंगू की गहरी आंखों में देखा। तुमने मेरी जान बचाई, वरना मेरे लिए एक दिन भी नहीं बचता। ये दूसरी बार है। मिंगू ने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखा। हमारे दिन जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, दक्ष ने हंसते हुए मिंगू से कहा। क्या तुम मुझे ऐसे ही रखोगी? मिंगू ने नर्म आवाज में कहा जब उसने अपनी कमर के चारों ओर लिपटे दक्ष के हाथ को देखा। मुझे ये तरीका काफी पसंद है, दक्ष ने मिंगू की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अगर हम ज्यादा देर करेंगे
तो वे लोग भाग जाएंगे, मिंगू ने दक्ष से कहा और अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया जो अब तक पहले से ही लाल हो चुका था। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो। दक्ष ने मिंगू की कमर से अपने हाथ हटा लिए और एक कदम पीछे हट गया। शुक्र है, लिटिल स्नो को मेरे गले लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। दक्ष ने लिटिल स्नो की ओर देखा जो आराम से उसके दूसरे हाथ पर लेटी हुई थी। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मिंगू ने कुछ अस्पष्ट आवाज में कहा जैसे उसने नीचे देखा हो, लेकिन दक्ष की तेज इंद्रियों ने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन लिया था। क्या तुम वापस पैदल चलना चाहती हो या हमें उड़ना चाहिए? अगर हम पैदल चले तो 3 घंटे लगेंगे। दक्ष ने मिंगू की ओर देखते हुए कहा, मैं पैदल चलना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जोखिम उठाना चाहिए और अपनी क्षमता को उजागर करना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे अपने महाद्वीप में भी ऐसी क्षमताएं जो साधकों को उड़ने में मदद कर सकती है मिलना असंभव है। यहाँ तक कि सबसे दुर्लभ कौशल भी साधकों को केवल हवा में तैरने या चलने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि आकाश क्षेत्र के साधक भी उड़ नहीं सकते, वे केवल हवा में चल सकते हैं। केवल स्वर्ग क्षेत्र और उससे ऊपर ही कोई साधक वास्तव में उड़ना शुरू कर सकता है। मिंगू ने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा, मुझे पता था कि उड़ान कौशल दुर्लभ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उन दुर्लभ कौशलों में भी इतनी कमी थी। दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा, भविष्य में इस कौशल का उपयोग करते समय मैं सावधान रहूंगा। दक्ष ने कहा जैसे उसे एहसास हो गया हो। चलो चले, मिंगू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वह थंडर सिटी की ओर चलने लगी। दक्ष दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हम जानते हैं कि वे तीनों कहाँ रह रहे हैं? मिंगू ने थंडर सिटी में प्रवेश करते समय दक्ष से पूछ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो शायद। दक्ष ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि उस बक्से में क्या था, उसका इतनी दूर तक जाना वाकई अविश्वसनीय होगा। मिंगू ने अचानक दक्ष से कहा। जब उसने उसकी ओर देखा, वह बक्सा संभवतः उन खजानों की तरह खाली था, लेकिन मुझे 100% यकीन नहीं है। दक्ष ने अनिश्चित स्वर में कहा और देखा, उन खजानों की तरह खाली? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिंगू ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से उससे पूछा। आपने शेष 8 खजाने अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रखे हैं, क्या आप उन्हें मेरे लिए बाहर निकाल सकते हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसने मिंगू की ओर देखा। बेशक। मिंगू ने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग को देखा, लेकिन उसके हाव भाव जल्द ही अजीब हो गए। क्या? उसने आश्चर्य से चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। क्या हुआ? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। ये कलाकृतियां वे अंदर नहीं है, ये कैसे संभव है? मिंगू ने जोर से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के यात्रियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। इसमें चौंक वाली कोई बात नहीं है, वे कलाकृतियां कभी भी आपके स्टोरेज रिंग के अंदर नहीं थी। वास्तव में वे कलाकृतियां उस कमरे के अंदर भी नहीं थी। दक्ष ने मिंगू से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सभी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा था और अपने हाथों से उन्हें भंडारण रिंग के अंदर रखा था। मिंगू ने अपने चेहरे पर एक उलझन भरी नजर के साथ कहा, क्योंकि वह उन कलाकृतियों और उन्हें छूने पर उसे होने वाली अविश्वसनीय भावना को याद करने की कोशिश कर रही थी। वह कलाकृतियां नहीं, उस कमरे में सब कुछ एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। दक्ष ने मिंगू से कहा, भ्रम? एक भ्रम इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? मिंगू ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि भ्रम कितना अद्भुत हो सकता है। कुछ मामलों में यह वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक हो सकता है। दक्ष ने मिंगू की ओर देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब एक भ्रम था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? मिंगू ने पूछा। मेरे लिए कुछ भी कहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे भ्रम बिल्कुल भी हानिकारक नहीं थे। दक्ष ने उसके पहले सवाल को अनदेखा करते हुए हंसते हुए कहा, वह बक्सा, वह भी एक भ्रम था? उसने पूछा जैसे वह उसकी बातें समझ गई हो। नहीं, वह बक्सा बिल्कुल असली था। दक्ष ने उससे कहा, क्या? तो फिर आपको क्यों लगता है कि बक्सा खाली था? मिंगू ने फिर पूछा। आप इसे मेरा अनुमान कह सकते हैं। दक्ष ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उत्तर दिया। लगता है हम यहाँ हैं। मिंगू के कुछ और पूछने से पहले ही दक्ष ने कहा, वह एक बड़े महल के सामने खड़ा था जो उस जगह से भी ज्यादा आलीशान लग रहा था जहां दक्ष अभी रह रहा था। महल के प्रवेश द्वार के बाहर कई पहरेदार तैनात थे। दक्ष एक गार्ड के पास गया। कुछ गार्डों ने दक्ष को पहचान लिया और आपस में फुसफुसाना लगे, मैं राजकुमारी झक्विन से मिलने आया हूं, क्या आप में से कोई उसे जाकर सूचित कर सकता है? दक्ष ने गार्डों की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, कृपया यही प्रतीक्षा करें। एक पहरेदार ने महल के अंदर जाते हुए कहा। करीब 10 मिनट बाद गार्ड बाहर आया, उसके पीछे एक खूबसूरत नौकरानी भी आए। राजकुमारी झक्विन ने मुझे मास्टर चेन को ले जाने के लिए कहा है, कृपया मेरे साथ आइए। नौकरानी ने विनम्रता पूर्वक दक्ष के सामने झुककर कहा। जब वे महल में दाखिल हुए तो लंगचेन और मिंगू उनके पीछे पीछे चले गए। नौकरानी उन्हें विभिन्न लंबे गलियारों से होते हुए अंततः एक कमरे के सामने रुकी। मेरी मालकिन उस कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है, नौकरानी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने मिंगू के साथ अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा खोल दिया। जिविन सोफे पर बैठी थी और उसने अपना एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था। मास्टर चेन, मैं आपसे बहुत पहले ही मिलने की उम्मीद
उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लाएंगे। मुझे कहना होगा कि मैं अभी भी थरीसम के लिए थोड़ा शर्मीली हूँ, जी किंग ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें यह विचार कहाँ से आया? वैसे भी मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया हूँ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक सीधी नजर के साथ कहा। क्या इतने दिनों तक लापता रहने के बाद भी तुम्हें बस इतना ही कहना है? मैं तुम्हारी हवेली में कई बार गई, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुला। जक्विंग ने चेहरे पर उदास भाव के साथ पूछा। मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था, वैसे भी मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे वह जगह बताओ जहां थंडर जायंट संप्रदाय के शिष्य रह रहे, दक्ष ने कसे कहा और उसकी ओर बढ़ा। क्यों, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? जिविन ने पूछा और उसके चेहरे पर उत्सुकता उभर आई। वह जगह कहाँ है? दक्ष ने उसे जवाब दिए बिना फिर से पूछा। वे में फ्लावर इन में रुके थे, अंदर कमरा नंबर 302 और 303 में। जिविन ने दक्ष को जवाब दिया। धन्यवाद, दक्ष ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। वह कहाँ है? दक्ष ने उसे जवाब दिए बिना फिर से पूछा। वे में फ्लावर इन में रुके थे, अंदर कमरा नंबर 302 और 303 में। जकविन ने दक्ष को जवाब दिया। धन्यवाद, दक्ष ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। क्या तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी? मैंने कहा था कि वे वहीं रुके थे, तुम उन्हें अब वहां नहीं पाओगे, जविंग ने दक्ष को सूचित करते हुए कहा। क्यों? दक्ष ने अचानक पीछे मुड़ते हुए पूछा। वे अब इस शहर में नहीं है। मेरा मानना है कि वे पहले ही चले गए हैं, क्योंकि हमारे कुछ पहरेदार ने उन्हें अपने जानवरों पर हमारे शहर से गुजरते हुए देखा था। वे नीचे नहीं आए और जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे, मेरा मानना है कि वे जुवान साम्राज्य में वापस जा रहे हैं। जक्विंग ने दक्ष को समझाया। जुवान राज्य? अगर मैं गलत नहीं हूं तो संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा 2 सप्ताह में है ना? दक्ष ने उसका सामना करते हुए पूछा। हाँ, जविंग ने उसे उत्तर दिया। तो वे प्रवेश परीक्षा तक जुबान में ही रहेंगे और इसके बाद उत्तरी चंद्र साम्राज्य में वापस चले जाएंगे। उन्होंने अपने जीवित रहने के दिनों को केवल 1 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। क्या तुम उनके पीछे जवान राज्य जाना चाहती हो? उन्होंने किसी तरह तुम्हें सचमुच न कर दिया होगा? जी किंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उन्होंने ऐसा किया और उन्हें इसका पछतावा होगा, दक्ष ने निर्दय लहजे में कहा। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके भावों में उतार चढ़ाव हो रहा था तो उसके हृदय दानव का कोकून और भी अधिक चमकने लगा, मानो उसे वह पोषण मिल रहा हो जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे हाव भाव गंभीर दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व कुछ अजीब लगता है जब तुम एक बिल्ली को गले लगाते हुए ऐसे भारी शब्द बोलते हो। जकीन ने दक्ष को देखते हुए हंसते हुए कहा। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मेरे पास एक सुझाव है। झकविन ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। क्या सुझाव? दक्ष ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। मैं आज रात अपने भतीजे और भतीजी के साथ जुवान राज्य के लिए रवाना हो रहा हूँ, जहाँ उन्हें संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा देनी है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चले? ये यात्रा उतनी ही तेज होगी जितनी अकेले यात्रा करने पर और ज्यादा आरामदायक होगी। जी किंग ने बड़ी उम्मीदों के साथ पूछा। 1 घंटे में? दक्ष ने कहा। क्या? जक्विन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ पूछा, क्योंकि वह उसके शब्दों को समझने में असफल रही। मैं 1 घंटे में निकल रहा हूँ। अगर तुम लोग 1 घंटे में निकलने के लिए तैयार हो जाओ तो हम साथ में कर सकते हैं। दक्ष ने उससे कहा। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। हमारे महल के दरवाजे के बाहर मिलो, हम ठीक 1 घंटे में निकल जाएंगे। जी किंग ने अपना सिर हिलाया। दक्ष बिना कुछ कहे वापस मुड़ी और चली गई। जिविन जल्दी से अपने भाई राजा के कमरे की ओर चली गई ताकि उसे योजना में हुए बदलाव के बारे में बता सके। तो वह तुम्हारे साथ जाने के लिए सहमत हो गया? राजा ने पूछा और उसने सामने खड़े जकविन की ओर देखा। हाँ, हम 1 घंटे में निकलेंगे। मैंने सारी तैयारियां आधे घंटे में करने का आदेश दिया है, जविन ने अपने भाई से कहा। पहले तो हमें उम्मीद थी कि मेरा बेटा और बेटी जुवान राज्य के संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में चयनित हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे पास और भी बेहतर अवसर है। हमने अपने बेटे और बेटी को उत्तरी चंद्र साम्राज्य के लोगों के करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन वे बहुत गुप्त और हमारे बारे में संदिग्ध थे। उन्होंने हमसे अपनी दूरी बनाए रखी और दक्ष नामक युवक के साथ आपकी बातचीत से हम अनुमान लगाने में सक्षम थे कि वे दोनों या तो ऐसे साम्राज्य से होंगे जो उत्तरी चंद्र साम्राज्य से भी अधिक मजबूत हो। राजा ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। यह अच्छा होगा यदि मेरे बेटे और बेटी का चयन किसी अच्छे संप्रदाय में हो जाए, लेकिन यदि मेरा परिवार उन दोनों के करीब आ सके तो अवसर और भी बेहतर होंगे। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करना चाहिए कि या तो आप या मैं उस लड़के के करीब पहुंच जाए। राजा ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बात जारी रखी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी भाई, जिविन ने हाथ हिलाया। तुम अब जा सकती हो, राजा ने उसे आदेश दिया। दक्ष अपने पीक स्पिरिचुअल घोड़े पर महल के पास पहुंचा और उसने देखा कि वहां पहले से ही एक छोटा दल तैयार था। 3 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों के पीछे घोड़ों पर करीब 30 पहरेदार थे। दल में शामिल अधिकांश घोड़े आत्मिक क्षेत्र में थे, लेकिन केवल कुछ ही आत्मिक क्षेत्र के शिखर पर थे, जैसे कि लॉन्चेन का घोड़ा। हम तुम अलग घोड़े पर आ रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओगे। मैंने तुम्हारे
आराम के लिए खास तौर पर सबसे अच्छी गाड़ी चुनी है। जिकिन ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। दूसरी और तीसरी गाड़ी का दरवाजा खुला और लोग उनमें से बाहर निकले। ये छोटी लड़की मेरी भतीजी है जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, वह राजकुमारी माया है, और यह छोटा लड़का मेरा भतीजा जी साम्राज्य का युवराज राजकुमार एस्टेलिन है, जिविन ने दक्ष से कहा और दोनों बच्चों का परिचय कराया। मुझे कहना होगा कि आप लोगों का आधार काफी मजबूत है, इस बात की अच्छी संभावना है कि आप जुवान के संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाएं, दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने पहले ही राजकुमारी माया के नाम से जानी जाने वाली लाल बालों वाली लड़की को देखा था। वह लगभग 17 वर्ष की थी और आत्मस्थापना क्षेत्र के 8वें चरण में थी। हालांकि उसके भाई क्राउन प्रिंस के भी लाल बाल थे, लेकिन उसके बाल काफी छोटे थे क्योंकि वे केवल उसकी गर्दन तक आते थे। उसके पास 9वें चरण की आत्मस्थापना क्षेत्र साधना थी और वह अपनी बहन की ही उम्र का लग रहा था। उनके साथ जनरल या भी थे जो पृथ्वी क्षेत्र के पहले चरण में थे। ये बच्चा यह मुझसे भी छोटा है, फिर भी यह ऐसे बात करता है जैसे कि यह बहुत श्रेष्ठ है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? अगर मैं उसके स्थान पर और उसके साम्राज्य में पैदा होता तो मेरी भी ऐसी ही श्रेष्ठ साधना और प्रतिष्ठा होती। राजकुमार एस्टेलिन ने दक्ष को देखते हुए सोचा। दक्ष को देखकर उसके दिल में ईर्ष्या भर गई क्योंकि वह घृणा करता था। तुम दोनों मेरी गाड़ी में क्यों नहीं आते? हम किसी से तुम्हारा घोड़ा भी साथ ले आने को कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यात्रा बहुत अधिक आरामदायक और तेज होगी, जेक्विन ने दक्ष की ओर चलते हुए कहा। यह यात्रा वास्तव में काफी लंबी होगी, यह बुरा विचार नहीं है। दक्ष ने मिंगू की ओर देखते हुए सोचा, ठीक है चलो फिर चलना शुरू करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सुझाव पर सहमति जताई। जेक्विन जैसे ही अंदर दाखिल हुई वह अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ी। दक्ष भी उसके पीछे पीछे चलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे मिंगू भी आया। राजकुमार एलिन जनरल याओ के साथ अपनी गाड़ी में सवार हुए, जबकि राजकुमारी माया भी अपनी अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ी तथा सभी लोग आगे बढ़ने लगे। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, राजा ने बड़बड़ा हुए अपने कमरे के शीशे के पीछे से उन्हें जाते हुए देखा। वह जल्द ही वापस चला गया। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि अब तुम उनसे नफरत करने लगी हो, जविन ने जिज्ञासा से दक्ष को देखते हुए पूछा। जक्विन दक्ष के दाईं ओर बैठा था जबकि मिंगू उसकी बाईं ओर बैठा था। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। क्या क्यों? क्या ये रेस्तरां के अंदर तुम लोगों के बीच हुई बहस के कारण था? कविन ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। नहीं, दक्ष ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर क्यों? कविन ने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ पूछा। हालांकि मुझे कारण पता है, लेकिन जब मैं उनकी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा तो मैं उनके मुंह से ये सुनना पसंद करूंगा। दक्ष ने आंखें बंद करते हुए सहजता से उसे उत्तर दिया। चीजें काफी गंभीर लगती है, वैसे भी हम एक हफ्ते में वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जक्विन ने दक्ष को बताया। लेकिन वह स्तब्ध रह गई क्योंकि गाड़ी अचानक रुक गई थी। जैसे ही वह बाहर आए जक्विन ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? उसने अपनी गाड़ी के पास खड़े गार्ड से पूछा। हमारे सामने कुछ हरे सीन वाले बैल है, गार्ड ने उसे बताया। लन चेन और मिंग भी बाहर आ गए। शुरुआती स्वर्ण क्षेत्र के जानवर हमारे शाही रक्षक उन्हें आसानी से संभाल लेंगे, जक्विन ने दक्ष को सूचित किया क्योंकि वह उन रक्षकों को देख रही थी जो हरे सींग वाले बैलों से लड़ रहे थे। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मिंगू के साथ गाड़ी के अंदर वापस चला गया। जी की भी गाड़ी में चढ़ गया। लगभग 15 मिनट में रास्ता साफ हो गया और गाड़ी पुनः चलने लगी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति में आराम करने लगा। 3 घंटे की यात्रा के बाद मिंगू को भी नींद आने लगी और जल्द ही वह दक्ष के कंधों पर अपना सिर टिकाकर सो गई। दूसरी ओर जीकिन ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। किताब बंद करने में उससे 1 और घंटा बीत गया। मास्टर चेन, उसने दक्ष की ओर देखते हुए पुकारा जिसकी आंखें बंद थी। क्या? दक्ष ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। क्या मिस मिंगू सचमुच आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। इसका तुमसे क्या संबंध है? दक्ष ने पूछा। क्या तुम भूल गई कि हमने पहले भी किस किया था? मैं अब पहले से ही तुम्हारी हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आदमी के पास कितनी लड़कियां हैं। जिकिन ने उसके कान में फुसफुसाना। दक्ष की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने मिंगू की ओर देखा। ये देखकर कि वह गहरी नींद में थी वह थोड़ा शांत हुआ। ये लोगों को मेरे पीछे लगाने की सजा थी, दक्ष ने जेक्विन से कहा। ओह सच में? फिर तुम मुझे फिर से सजा क्यों नहीं देते? जेक ने दक्ष की तरफ आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। उसने अपने पैर को फर्श पर हल्के से टिकाया। क्यों? तुमने कुछ गलत नहीं किया, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम मेरी गाड़ी में हो और हमारे गार्ड मेरी वजह से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, क्या ये वही अपराध नहीं है? जेक्विन ने हल्के से हंसते हुए दक्ष से कहा। तुम्हें पता है कि गलती दोहराने का मतलब है कि सजा भी बढ़ जाती है। मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। दक्ष ने अपना चेहरा उसके कानों के करीब लाते हुए फुसफुसाना। पहला चुंबन और मेरा दिल मिल चुका है, तुमने मुझे अपना बना लिया है, अब चिंता करने की क्या बात है? जेक ने दक्ष को जवाब दिया और उसकी आंखों में गहरी
गहराई से देखा। उसने अचानक अपना हाथ उसकी जांघों पर रख दिया और उन्हें रगड़ने लगी। मैं चेतावनी दे रही हूँ हम, दक्ष कुछ कह रहा था जब वह अचानक अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आए और अपने इप और उसके इप के बीच की दूरी कम कर दी। उसके शब्दों को बीच में ही रोकते हुए उसने पूरे जोश के साथ दक्ष को गंभीर नोट, आगे वयस्क सामग्री है, यदि आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप पहले ब्रेक और दूसरे ब्रेक के बीच की सामग्री को छोड़ दें। दक्ष को अपने अंदर एक आग सी जलती हुई सी अनुभूति हुई क्योंकि उसकी तलवार ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। उसने उसे जोश से शुरू कर दिया और अपनी जीभ उसके छोटे से मुंह में डाल दी। उसके मार्शल स्पेस के अंदर हॉट डेमन कोकून और भी अधिक चमकने लगा जिससे पूरा स्थान रोशन हो गया। जी किंग आनंद में खो गई क्योंकि वह और दक्ष अपनी जीभ से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। अल्पविराम हम जी किंग अचानक कराह उठी जब दक्ष ने अपना बायां हाथ उसकी भरपूर सीना पर रखा और उसे पकड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी कराह तेज नहीं थी क्योंकि उसका मुंह दक्ष के इप से ढका हुआ था। वह उसकी बड़ी चोटियों के साथ खेलता रहा, उन्हें दबाता रहा और चंचलता से चुटकी काटता रहा क्योंकि वह उसके कोमल स्पर्श का आनंद ले रहा था। झकविंड ने भी अपने हाथ हिलाए और उसे दक्ष की तलवार के ऊपर रख दिया। उसने अपने हाथ उसके डंडे पर घुमाने शुरू कर दिए जिससे दक्ष को इस अनुभूति का आनंद मिल रहा था। उसने अपने हाथ उसकी चोटियों से हटा लिए क्योंकि उसे उसकी ड्रेस में एक छेद मिला। उसने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाल दिया। जल्दी उसके हाथ बिना किसी कपड़े के उसके नंगे सीने के सीधे संपर्क में थे। वह जिकिन की सीना की रेशमी कोमलता को महसूस कर सकता था क्योंकि वह अपने हाथ को उसकी चोटियों के चारों ओर घुमाता था और उन्हें धीरे से रगड़ता था। दक्ष ने अपने इप्स उसके इप्स से अलग किए और उसकी हल्की नशीली आंखों में देखने लगा जो खुशी के नशे में लग रही थी। हम इतनी छोटी जगह में ये ठीक से नहीं कर सकते तो क्या तुम अभी अपना मुंह इस्तेमाल माल कर सकती हो? दक्ष ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसिया और उसका हाथ पकड़ लिया जो उसकी तलवार पर था। तुम क्या सुझाव दे रहे हो प्रिय? उसने लाल चेहरे के साथ धीरे से पूछा। दक्ष मुस्कुराया और अपने इप्स उसके इप के करीब लाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। उसके शब्द सुनकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जीकी ने चुपचाप सिर हिलाया और नीचे देखा। गाड़ी में अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वह सीट से उतरी और दक्ष के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ उसकी जांघों पर रखे और नशे में उसकी आंखों में देखने लगी। उसने अपने हाथ उसकी कमर की ओर बढ़ाए और उसकी पेंट पकड़ ली। दक्ष ने अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाया जबकि जी क्वीन ने अपनी पेंट नीचे खींची। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी अच्छी चीजें कर रही हूँ, वह भी पहली बार और इतने युवा लड़के के साथ, लेकिन उसमें कुछ तो है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। जविंग ने सोचा और उसने दक्ष की पैंट खींची। जैसे ही पेंट नीचे उतरी दक्ष की स्वर्गीय तलवार अपनी पूरी शान के साथ उसकी आंखों के सामने आ गई। वह स्वर्ग की मीनार की तरह ऊंची खड़ी थी, मानो लड़की के सामने इतरा रही हो। तो बड़ा, मैंने एसेक्स और ऐसी ही चीजों के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन क्या यह आकार वाकई बड़ा नहीं है? उसने सोचा और उसका मुंह चौड़ा हो गया। उसने धीरे से अपने हाथ दक्ष की तलवार की ओर बढ़ाए। उसका हाथ कुछ कांप रहा था क्योंकि वह पहली बार इस तरह की कोई चीज पकड़ने जा रही थी। उसने दक्ष का डंडा पकड़ लिया जो उसके हाथों में हिल रहा था। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया जो उसकी छोटी चैन को पकड़ रहा था और उसने उसके हाथ को ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड तक ये हरकत जारी रखने के बाद उसने उसका हाथ छुड़ा दिया जो अपनी मर्जी से हिल रहा था। कुछ सेकंड के बाद वह अपने होठों को उसके छोटे चैन के करीब ले आए और उसकी आंखें उस पर स्थिर रही। उसने अपने हिप्स उसकी तलवार के सामने रखे और दक्ष की आंखों में झांका। उसने अपनी मीठी जीभ बाहर निकाली और उसकी तलवार की नोक चाटने लगी। उसने अपने हिप्स उसकी तलवार के चारों ओर रखे और उसे चूसने लगी जैसे कि वह लॉलीपॉप हो। दक्ष उसे देखता रहा जबकि वह उसकी तलवार को चूस रही थी और चाट रही थी। उसने उसे कराने से रोकने की बहुत कोशिश की। जी किंग अपनी तलवार अंदर खींच रहा था। जब दक्ष ने मिंगू की सांसों में बदलाव महसूस किया उसे लग रहा था कि वह जल्द ही जाग जाएगी। दक्ष को अचानक लगा कि मिंगू जागने वाली है। जीक को रोकने और सब कुछ सामान्य करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। गंभीर भाव से उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी आंखें अब ऐसी लग रही थी मानो वे सफेद कोहरे से ढकी हुई हो। मिंगू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह जल्दी से सीधी बैठ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह दक्ष के कंधों पर आराम कर रही थी। स्तब्ध रह गई जब उसने मिंगू को जागते हुए देखा। वह सदमे से वहीं रुक गई और जरा भी हिली नहीं। दक्ष की तलवार अभी भी उसके मुंह के अंदर थी। मैं तुम्हारे कंधों पर सोने के लिए माफी चाहती हूँ, मिंगू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। यह बिल्कुल ठीक है, जब भी तुम चाहो मेरे कंधों का इस्तेमाल कर सकती हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हम, मिंगू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारी आंखें धुंधली क्यों दिख रही हैं? उसने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? दक्ष ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ, ये यात्रा इतनी खामोशी भरी थी कि मैं सो जाने से खुद को नहीं रोक सकी। लगता है मिस झकविन भी वैसी ही है, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। हाँ, वह तुम्हारे
तुरंत बाद सो गई थी। दक्ष ने अपने दाहिनी ओर खाली जगह को देखते हुए कहा। उनकी बातचीत सुनकर जक्विन काफी उलझन में दिखी। वह समझ नहीं पाई कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। क्या वह मुझे यही नहीं देख सकती? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से सोचा। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ हिलाकर जी क्विन को उठने का इशारा किया। जी क्विन ने चुपचाप अपना सिर पीछे किया और अपने मुंह से तलवार बाहर निकाली। वह खड़ी हुई और दक्ष के दाहिनी ओर बैठ गई और अपने कपड़े ठीक किए। दक्ष ने भी अपनी पैंट ऊपर खींच ली, जबकि मिंगू खिड़की से बाहर देख रही थी और उसने पर्दे को थोड़ा सा सरका दिया। जैसे ही वे दोनों सही स्थिति में आए, दक्ष ने अपनी आंख बंद कर ली। जैसे ही उसकी आंखें सामान्य रंग में वापस आए, उसने अपनी आंखें फिर से खोली। मिंगू ने दक्ष की ओर कुछ पूछने के लिए देखा, लेकिन उसने जी क्विन पर ध्यान दिया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह उसका कारण नहीं बता सकी। तुम जाग गए? उसने जक्विन को देखते हुए कहा। हाँ, मैं किसी तरह सो गई। मैंने बहुत अच्छा सपना देखा था। जकिंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। ओह, कौन सा सपना? मिंगू ने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ पूछा। मैं मास्टर चेन की मदद कर रही थी। जिक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। किस में मदद कर रही हूँ? मिंगू ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर लाते हुए फिर पूछा। एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ते हुए। दुश्मन के पास एक भारी तलवार थी जिसका इस्तेमाल उसने युद्ध के लिए किया, लेकिन मैंने उसका और उसकी बड़ी तलवार का ख्याल रखा। जविंग ने हंसते हुए मिंगू से कहा। उसकी बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। उसने तय किया कि उसे इस समय का इस्तेमाल अंतरिक्ष को समझने में करना चाहिए। उसने अपनी सुनने की इंद्रियों को बंद कर दिया और समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अभी अपने आसपास के स्थान को महसूस किया और इस स्थान के स्थान और स्पेस लोअर के अंदर अनुभव किए गए स्थान के बीच अंतर को महसूस करने की कोशिश की। दक्ष को कोई दृश्य अंतर नहीं मिला, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि स्थान के आधार पर अंतरिक्ष अलग अलग होता है और अंतर को समझने के बाद ही वह अंतरिक्ष से संबंधित अधिक रहस्यमय क्षमताओं को अनलॉक कर सकता था और अपनी पहले से मौजूद क्षमताओं को बढ़ा सकता था। दक्ष ने कोई दृश्य अंतर नहीं पाया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि स्थान के आधार पर अंतरिक्ष में भिन्नता होती है और अंतर को समझने के बाद ही वह अंतरिक्ष से संबंधित अधिक रहस्यमय क्षमताओं को अनलॉक कर सकता था और अपनी पहले से मौजूद क्षमताओं को बढ़ा सकता था। दक्ष अपनी समझ खो बैठा, क्योंकि वह समय और अपने आसपास की चीजों को भूल गया था। उसे मिंगू पर भरोसा था और उसे भरोसा था कि वह उसे किसी भी अचानक आने वाले खतरे से बचाएगी। इसके अलावा अगर वह उसे पर्याप्त बल के साथ जगाने की कोशिश करेगी तो वह अपनी समझ से जाग सकेगा। दक्ष ने अपने आसपास की जगह को महसूस किया जो वातावरण के हर कण में छिपी हुई थी। इस गाड़ी के अंदर भी असंख्य जगह और आयाम थे जिन्हें दक्ष महसूस कर सकता था। मिंगू और जक्विन यात्रा के अधिकांश समय चुप रहे तथा बीच बीच में कभी कभी बातें करते रहे। जल्द ही रात हो गई और सभी ने शिविर लगाने का निर्णय लिया। पहरेदार ने शिविर की स्थापना की तथा स्थान का चयन, टेंट लगाना, आग और भोजन की व्यवस्था जैसे कार्य संभाले। मास्टर चेन, रात हो चुकी है, चलो इस गाड़ी को छोड़ दे और टेंट में आराम करें। सब कुछ पहले से ही तैयार है, जिविन ने दक्ष को देखते हुए कहा। वह कुछ देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन फिर भी वही हाल रहा। यहाँ तक कि मिंगू ने भी उसे कई बार पुकारने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह सो रहा है? जैक्विन ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ मिंगू से पूछा। मुझे लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, जक्विन ने धीरे से कहा और दक्ष की ओर देखा। सचमुच इतना अचानक ज्ञानोदय? क्या इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें लंबे समय तक ध्यान करने की जरूरत नहीं है? जिकिंग ने पूछा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अल्पविराम, अधिकतर, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा कुछ विले ही होते हैं जो इसे हासिल कर पाते हैं, मिंगू ने कहा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और उसने दक्ष को देखा तो उसे लंबे समय तक परेशान नहीं किया जा सकता। तुम पहले खाना खा लो, मैं उस पर नजर रखूंगी, क्विंग ने मिंगू की ओर देखते हुए सुझाव दिया। ये ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं उसकी रक्षा के लिए यही रहूंगी, मिंगू ने जविंग से कहा जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम पूरी रात गाड़ी में बताओगी? जविंग ने उसके चेहरे पर खाने का भाव लाते हुए पूछा। हाँ, मिंगू ने अपने भावों में कोई परिवर्तन किए बिना अपना सिर हिलाया। तुम जाकर खाना खा लो, जैसा कि मैंने कहा, जब तक तुम खाना खाओगे मैं उसकी रक्षा के लिए यही रहूंगा, क्विंग ने फिर सुझाव दिया। ठीक है, मुझे भूख नहीं है, मिंगू ने जीकी के सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा। वह चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ दक्ष के बगल में बैठी रही। वह वास्तव में भाग्यशाली है कि तुम उसके साथ हो, जविंग ने अपना सिर नीचे करते हुए धीरे से कहा। नहीं, मैं ही भाग्यशाली हूँ कि वह मेरे पास है, उसके बिना मैं कई बार मर चुका होता, लेकिन उसने मुझे बचाया। ऐसी दुनिया में जहाँ पर्याप्त ताकत वाली लोग भी दूसरों की मदद नहीं करते, लेकिन उसने पर्याप्त ताकत होने के बावजूद मेरी मदद करने का फैसला किया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ, मिंगू ने कुछ भावुक स्वर में कहा। तुम सच में उससे प्यार करते हो है ना? जिक्विन ने अचानक पूछा। मिंगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने लंचेन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह बहुत अद्भुत और दयालु है, मुझे यकीन की
बहुत सी लड़कियां उससे प्यार करेगी और वह उनसे प्यार करेगा। क्या तुम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसका प्यार दूसरों के साथ बांट सकती हो? जिकिन ने फिर पूछा। उसे नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में मिंगू के स्वभाव के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी या वह सिर्फ अपने लिए पूछ रही थी। उसे बस इतना पता था कि वह जानना चाहती थी। अल्पविराम, मैंने इस बारे में कई बार सोचा है और मुझे पता है कि मैं उसका प्यार सिर्फ अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहने वाली लड़की बनने की पूरी कोशिश करूंगी। शायद उसे एहसास हो जाए कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। मिंग्यू ने कुछ भावुक स्वर में कहा, अगर उसके भाग्य में और लड़कियों के साथ रहना लिखा है या अगर वह किसी और लड़की से प्यार करता है तो मैं उससे नफरत नहीं करूंगी या उसका विरोध नहीं करूंगी। हालांकि मुझे दुख होगा, लेकिन अगर यह उसकी खुशी के लिए है तो मैं इसे सहन कर लूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उस स्थिति में भी उसके दिल में मेरे लिए हमेशा जगह बनी रहे। मिंगू ने आगे कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। जविंग ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें किस बात का अफसोस है? मिंगू ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। मैं दूसरों से कहूंगी कि वे खाना अंदर ले आए, आप इसे बिना बाहर जाए खा सकते हैं। जैक्विन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, मुझे खेद है क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे अपना बना लूंगी। जैक्विन ने गाड़ी से उतरते हुए मन ही मन सोचा। वह अंदर घुसते ही पूरे कैंप में सबसे बड़े टेंट की ओर चली गई। कुछ ही देर में जैक्विन खाने से भरी प्लेट लेकर तंबू से बाहर निकल गई। वह गाड़ी की तरफ बढ़ी और अंदर घुस गई। यहाँ उसने कहा और वह प्लेट मिंगू को दे दी। मिंगू ने कुछ देर तक खाने को ध्यान से देखा। उसने अपने स्थानिक रिंग से एक छोटी बोतल निकाली और उसे खाने के ऊपर चमकाया। खाने पर गिरने के 10 सेकंड बाद सफेद पाउडर जैसा पदार्थ वाष्प हो गया। इसमें कोई जहर नहीं है, मिंगू ने सोचा और अंततः उसे खाना शुरू कर दिया। वह पाउडर क्या था? जिकिन ने उत्सुकता से पूछा। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, इसलिए उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओह, ये कुछ भी नहीं था, बस इसे घर से आए एक विशेष दवा समझो। मिंगू ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खाना जारी रखा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी यदि मैं भी यहीं रहूं? जिविन ने खाना खाते समय मिंगू से पूछा। क्यों, क्या तुम तंबू के आराम में सोना नहीं चाहती? मिंगू ने उससे पूछा जब वह खाना खत्म कर रही थी। यह ठीक है, चूंकि आप दोनों गाड़ी के अंदर रह रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जी क्विन ने उससे कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति है, लेकिन मिंगू कह रही थी। लेकिन झ क्विन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो फिर ये तय हो गया है, मैं यहीं रहूंगी, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। वह वापस अपने तंबू में चली गई। जनरल याओ, मैं रात भर गाड़ी के अंदर रहूंगी। युवा मास्टर चेन अपनी साधना में एक गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं उनके धर्मरक्षक के रूप में काम करूंगी। जी किन ने जनरल याओ के सामने खड़े होकर कहा। राजकुमार एस्टेलिन और राजकुमारी मैं अभी वहां थे और उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया था। आपको यह व्यक्तिगत रूप से करने की जरूरत नहीं है। हम अपने गार्डों को गाड़ी की सुरक्षा करने और उसकी रखवाली करने के लिए कह सकते हैं, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो ये बुरा आदमी खुद उसकी रखवाली करने को तैयार है। आपको आराम से सोना चाहिए। राजकुमारी, यह ठीक है जनरल याओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये करूंगी। जी क्विन ने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ कहा। जब आप किसी चीज पर अड़े रहते हैं तो अपना मन बदलना लगभग असंभव है। ठीक है, आप उसकी रखवाली कर सकते हैं। मैं युवा राजकुमार और युवा राजकुमारी की रखवाली करने के लिए यहाँ रहूंगा। जनरल याओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद, झ क्विन ने कहा और तंबू से बाहर निकलकर गाड़ी में वापस जाना चाहा। वह अंदर चली गई। जिक और मिंगू दोनों ने गाड़ी के अंदर रात बिताए और वे बेतरतीब बातें करते रहे। कुछ बातें दक्ष से संबंधित थी और कुछ बिल्कुल अलग। शुई राज्य में ड्रैगन सिटी उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि जुवान राज्य के संप्रदाय चयन परीक्षा का समय निकट आ गया था। कई युवा साधक जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए लंबे समय से एकांत साधना में प्रवेश कर रहे थे, अंततः अपनी साधना से पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्ति के साथ बाहर आए। शुई राज्य के शाही वंश के अंदर दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी ने जुवान साम्राज्य के लिए प्रस्थान की तैयारी की। एक सुसज्जित कमरे में एक महिला जो 40 के आसपास की लग रही थी बिस्तर पर अपने कंबल के अंदर आराम कर रही थी। हालांकि वह अभी भी सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसका रंग काफी पीला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बीमारी से पीड़ित हो। एक ही बिस्तर पर दो लोग बैठे थे। एक युवा लड़का जो 17-18 साल का लग रहा था महिला के बगल में बैठा हुआ था और उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें और चमकदार काले बाल थे जो उसके कंधों तक आते थे। उसके ठीक बगल में एक छोटी लड़की बैठी थी। लड़की के बाल और आंखें बिल्कुल उस लड़के और बिस्तर पर लेटी महिला की तरह ही चमकदार नीली थी। वह 151 साल की लग रही थी। माँ, हम कल इस शहर को छोड़ देंगे। मेरी गणना के आधार पर हम लगभग 2 सप्ताह में जुवान साम्राज्य में होंगे। दूसरे राजकुमार आरव ने महिला से कहा। मुझे पता
कहा था कि ये दिन जल्द ही आएगा। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और इस लंबी यात्रा में डरना नहीं चाहिए, महिला ने कहा और उसने लड़के और लड़की को प्यार भरी नजरों से देखा। मैं करूंगा मां, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम दोनों चयनित होंगे और पूरे देश में सबसे मजबूत साधक बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम आपको गौरवान्वित करेंगे। दूसरे राजकुमार आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मां को उत्तर दिया, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, साथ ही ऐसा कोई दिन नहीं है जब मुझे तुम दोनों पर गर्व न हो। महिला ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। वो राजा की पहली पत्नी और दूसरे राजकुमार आरव और तीसरी राजकुमारी नताशा की मां थी। वह मिंगलैंड के नाम से जानी जाती थी। एक समय उसे राज्य की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था। उसे राजा की सबसे पसंदीदा महिला माना जाता था। ऐसा तब तक था जब तक कि उसकी सेहत खराब नहीं होने लगी। कोई नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था और यहाँ तक कि सबसे महान चिकित्सक भी इसका कारण नहीं खोज पाए या उसका इलाज नहीं कर पाए। वह धीरे धीरे महल में अपनी जगह खोने लगी क्योंकि वह अपना अधिकांश दिन अपने कमरे में ही बिताती थी। हम जल्द ही खुशखबरी लेकर वापस आएंगे मां, तीसरी राजकुमारी नताशा ने अपनी मधुर आवाज में कहा। दूसरे कमरे में भी ऐसी ही बातचीत हो रही थी जिसमें प्रथम राजकुमारी यूमियाओ अपने भाई तीसरे राजकुमार यून के साथ अपनी यात्रा की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। मैंने आखिरकार एक सफलता हासिल कर ली है। अब मैं आपके समान स्तर पर हूँ, जो आत्मा स्थापना क्षेत्र का 9वां चरण है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ संप्रदायों द्वारा चुना जाऊंगा। तीसरे राजकुमार यूडिंग ने अपनी बहन को गर्व भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। उसके बाल लाल रंग के थे और वह दूसरे राजकुमार आर्फ के समान उम्र का लग रहा था। तुम्हें कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए छोटे भाई। हालांकि को इस राज्य में मजबूत और प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन वह बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कई दूसरे दर्जे के राज्य हैं जिनमें से कुछ हमारे राज्य से भी ज्यादा मजबूत है। जरा सोचो कि उन राज्यों में आरव जैसे कितने प्रतिभाशाली लोग होंगे। उनके पास कुछ वाकई असाधारण साधक भी होंगे जिनकी तुलना हम नहीं कर सकते। पहली राजकुमारी यूमिया ने गंभीर स्वर में कहा। वह आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी काली आंखें उसके काले बालों से मिलखा रही थी। वह लगभग 192 साल की लग रही थी। फिर यहाँ प्रथम श्रेणी के राज्य के साधक भी हैं। उनके पास हमसे कहीं ज्यादा संसाधन है और उनके पास हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली कौशल है। हालांकि हमारे जैसे लोगों को प्रतिभाशाली माना जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम प्रथम श्रेणी के राज्यों के असली प्रतिभाशाली लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें ही असली राक्षस माना जाता है। उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बात जारी रखी। अल्पविराम, क्या आप मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं? राजकुमार यूडिंग ने नीचे देखते हुए पूछा। नहीं, मैं बस तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम उनके जैसे किसी को नाराज ना करो। हमारे पास चुने जाने का अच्छा मौका है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पहाड़ हैं जिन्हें हमें पार नहीं करना चाहिए, यूमियाओ ने गंभीर स्वर में कहा और उसने यूडिंग को देखा। भाई, क्या तुम सच में अभी जाना चाहते हो? तुम कल सबके साथ क्यों नहीं आते? एक लड़की ने उसके सामने खड़े लड़के से पूछा। लड़का अपने सामने एक छोटा सा बैग लिए हुए था और जाने के लिए तैयार दिख रहा था। लड़की ने एक बेदाग सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी और उसके कंधों पर एक नीला लबादा था। कोई बात नहीं, मुझे अकेले यात्रा करने का मन कर रहा है, तुम्हें हमारे भाई बहनों के साथ आना चाहिए, लड़के ने कहा और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वह लगभग 2021 साल का लग रहा था। क्या तुम सचमुच उन्हें देखना नहीं चाहती? तुमने तो ताज भी छोड़ दिया क्योंकि तुम दूसरे भाई और तीसरे भाई से झगड़ा नहीं चाहती थी, लड़की ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने यह उनके लिए किया। बात बस इतनी थी कि मैं वास्तव में ताज नहीं चाहता था, मैं शाही परिवार की राजनीति से मुक्त होना चाहता हूँ, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। दूसरे लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैं वास्तविकता जानती हूँ। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि कोई भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। आधे लोग वास्तव में मानते हैं कि तुम जिम्मेदारी लेने से डरते थे, जबकि दूसरे आधे लोग सोचते हैं कि तुम्हें शाही परिवार की परवाह नहीं है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि बड़े भाई से ज्यादा कोई भी यू कबीले से प्यार नहीं करता है, लड़की ने कहा और उसने लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा। अगर मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं करूंगा तो किसकी देखभाल करूंगा? हमने इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया। इससे मुझे परिवार का महत्व समझ में आया। भले ही उनकी माँ अलग हो, फिर भी वे मेरे भाई बहन हैं। मैं ताज के लिए उनसे विवाद नहीं कर सकता क्योंकि ताज वास्तव में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। मुझे बहुत खुशी होगी अगर उनमें से कोई एक क्राउन प्रिंस बन जाए, जबकि मैं स्वतंत्र मन से साधना करूं। उसने चेहरे पर एक अस्थिर मुस्कान के साथ कहा। काश तुम खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार होते और अपनी सच्ची भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ यात्रा कर सकोगे, यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और लड़के की शर्ट की आस्तीन पकड़कर उसे खींचा। ये ठीक है, हम जल्द ही संप्रदाय प्रवेश परीक्षा
परीक्षा में एक दूसरे से मिलेंगे। लड़के ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और उसने अपना हाथ मुक्त कर लिया। अलविदा मेरी प्यारी बहन, उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा और अपना बैग उठाया और वापस मुड़ गया। वह बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। अलविदा भाई, वह बुदबुदा आया जब वह लड़के की पीठ की ओर देख रहा था। लन कबीले की हवेली के अंदर भी माहौल वैसा ही था जब लोग जुवान साम्राज्य के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। माहौल कुछ सप्ताह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था, जब पूरा कबीला अराजकता में था। जब उन्हें पता चला कि दक्ष एक बार फिर लापता हो गया है, उन्होंने उसका पता लगाने की कोशिश की। तभी जू और मेई एक पत्र लेकर बाहर आए जो उन्होंने कहा सफाई करते समय उसके बेडरूम के अंदर मिला था। दक्ष के दादा तेज प्रताप ने पत्र पढ़ा तो वे क्रोध से भरो उठे। मेरा वह परेशान करने वाला पोता, क्या वह कुछ दिनों के लिए एक अच्छे बच्चे की तरह घर पर नहीं रह सकता? बिना हमें परेशान किए ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है। मेरी अगर वह ट्रेनिंग करना चाहता था तो उसे मुझे बता देना चाहिए था। मैं उसे सिखाऊंगा कि असली ट्रेनिंग क्या होती है। तेजा प्रताप ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा। पल्लवी ने जब ये खबर सुनी तो वह चिंतित हो गई। हालांकि उसे थोड़ी राहत मिली कि दक्ष का अपहरण नहीं हुआ और वह अपनी मर्जी से गया था, फिर भी वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। लन कबीले ने अपने लोगों को हर जगह भेजकर उसका पता लगाने की कोशिश की। यहाँ तक कि लन कबीले ने उत्तरी काले जंगल की भी तलाशी ली, क्योंकि उन्हें संदेह था कि दक्ष फिर से वहां प्रशिक्षण के लिए गया होगा। कई दिन बीत गए लेकिन खोज कभी सफल नहीं हुई। लन कबीले के पास की स्वेच्छा से वापसी का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुक्र है कि तेज प्रताप के पास एक विशेष कलाकृति थी जिसे उसने दक्ष से जोड़ा था। हालांकि यह उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही थी, लेकिन ये बता सकती थी कि वह जिंदा है या नहीं। आज का दिन कबीले के युवाओं के बीच उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि लन कबीले के ग्रैंड एल्डर लोनू की बेटी आयशा आखिरकार अपनी एकांत साधना से बाहर आ गई थी और उसने एक सफलता हासिल की थी। वह अब 9वें चरण की आत्मस्थापना क्षेत्र साधक थी। ये तय हुआ कि वह संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग लेगी। हालांकि पहले लन कबीले ने परीक्षाओं के लिए अपनी सारी उम्मीदें लनसू पर लगाई थी, जो कबीले के युवाओं में सबसे मजबूत था। लेकिन उसके गायब होने के बाद उस पर उम्मीद छोड़ दी गई, क्योंकि अन्य युवाओं को इस अवसर के लिए प्रशिक्षित किया गया था। दक्ष के चचेरे भाई दीपेश की उम्र भी अब 16 साल हो चुकी थी और वह 5वें चरण के स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट रियम कल्टिटर थे। इस प्रकार उन्होंने संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त की। तेज प्रताप के सबसे बड़े बेटे लंग जुवान के बेटे का भी एक बेटा था जो परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य था। वह लॉन्गवे था, जिसे दक्ष की हत्या के प्रयास और उसकी बुद्धि खोने के बाद सबसे कम उम्र की पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। वह अब एक शीर्ष 6ठे चरण आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक था। ऐसे कई और युवा थे जिन पर लन कबीले ने अपनी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन बड़ों की नजर में आयशा के पास सबसे ज्यादा संभावना थी। आयशा नई उम्मीद बनकर सामने आए। हालांकि वह लोग सूर जितनी मजबूत नहीं थी जब वह उसकी उम्र की थी, फिर भी वह 20 साल की होने से एक दिन पहले आत्मा स्थापना क्षेत्र के 9वें चरण को तोड़ने में कामयाब रही। कबीले को उम्मीद थी कि वह संप्रदायों द्वारा चुने गए साधकों में से एक होगी। लन न्यू आपकी बेटी अन्य बच्चों के साथ संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा रही है। आपको उन सभी को सुरक्षित तरीके से ले जाना चाहिए। हमारे पास कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं जिनके चुने जाने की संभावना है, तेजा प्रताप ने हल्के से कहा और लंगन्यू को देखा। ठीक है, हमारे पास एक और उम्मीदवार है और उसके चुने जाने की भावना और भी अधिक है। दुर्भाग्य से वह प्रशिक्षण के लिए बाहर चला गया। ग्रैंड एल्डर लंगन्यू ने तेज प्रताप से कहा, खैर हमारे पास एक और उम्मीदवार है और उसके चुने जाने की संभावना और भी अधिक है। दुर्भाग्य से वह प्रशिक्षण के लिए बाहर चला गया। ग्रैंड एल्डर लंगन्यू ने तेज प्रताप से कहा, क्या आप मेरे पोते के बारे में बात कर रहे हैं? वह वास्तव में अद्भुत है। दुर्भाग्य से हम उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानते, तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा और फर्श पर घूरने लगा। मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि वह कहाँ हो सकता है। ग्रैंड एल्डर लंगन्यू ने एक संकेत भरे लहजे में अपनी ठड्डी रगड़ हुए कहा, कहाँ? अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी करो और मुझे अभी बताओ। तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर बच्चों जैसी उत्तेजना के साथ जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि वह जुवान राज्य में है। ग्रैंड एल्डर लंगन्यू ने विश्वास भरे स्वर में कहा, जुवान? तुम्हें क्या लगता है कि वह वहाँ होगा? तेज प्रताप ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। उसके पत्र में लिखा था कि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा है। आपको क्या लगता है कि उसे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की आवश्यकता क्यों होगी? यह स्पष्ट है। मुझे लगता है कि वह मजबूत बनना चाहता था ताकि वह संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में चयनित हो सके। वह आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण में था जब उसने खजाने के हॉल का परीक्षण पास किया, जो कोई और नहीं कर पाया था। वह अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है और वह अपने से अधिक साधना करने वाले लोगों से भी लड़ सकता है। बस याद करने की कोशिश करें कि उसने तीसरे राजकुमार यूडिंग और गु कबीले के युवा गुरु गु नानले को कितनी आसानी से हराया था।
उन दोनों की साधना उससे अधिक थी। ग्रैंड एल्डर लंगमू ने दक्ष के चौंकाने वाले प्रदर्शन को याद करते हुए कहा, आप वास्तव में सही हैं। अपनी ताकत के साथ इस राज्य में सभी में से उसके पास चयनित होने का सबसे अच्छा मौका है, और अगर वह और भी मजबूत हो गया तो संभावना और भी बढ़ जाएगी। उस स्थिति में उसे वास्तव में जुवान राज्य में होना चाहिए। मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुवान आऊंगा। मैं अपने पोते का प्रदर्शन अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति मेरे साथ आएंगे? कबीले का क्या होगा? हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ग्रैंड एल्डर ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा, हमारे पास सर्वोच्च बुजुर्ग क्यों है? जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो वह सब कुछ संभाल लेगा। तेज प्रताप ने कहा, क्योंकि उसने लॉन्गम्यू के साथ जाने का फैसला किया था। क्या हमें जीआई को भी ले जाना चाहिए? वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, कहीं हम गलत ना हो जाए। अगर वह वापस आ जाए तो उसे यही रहना चाहिए। अगर वह वास्तव में जुबान में है तो मैं उसे पल्लवी प्रताप के पास वापस लाऊंगा। तेज प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, डॉट 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 डॉट। आयशा अपनी एकांत साधना से बाहर आए और तुरंत दक्ष की जांच करने गई। जब वह एकांत साधना में गई तो दक्ष कोमा में चला गया था, इसलिए वह बाहर आने के बाद उसकी जांच करना चाहती थी। वह दक्ष के आंगन की ओर चली गई। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंची, उसने देखा कि एक महिला दक्ष के आंगन के बाहर बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। जो उसने मुस्कुराते हुए पुकारा, मिस यंग, आप आखिरकार अपनी एकांत साधना से बाहर आ गई हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? जू ने आयशा की ओर देखते हुए पूछा। ओह, मैं आज ही बाहर आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे युवा मालिक की जांच करने आई हूँ, आयशा ने जू से कहा। जब दक्ष कोमा में था तब वह कई बार उससे मिलने गई थी और जू और मेई के करीब हो गई थी। ये दोनों लड़कियां हमेशा दक्ष के कमरे में रहती थी और उसकी देखभाल करती थी। हम क्या तुमने नहीं सुना? उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। क्या नहीं सुना? आयशा ने भौं सकोड़ते हुए पूछा। युवा मास्टर काफी समय पहले ही चले गए थे, वे प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे, जू ने उसे जवाब दिया, क्योंकि उसने पौधों को पानी देना बंद कर दिया था। वह चला गया। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह आखिरकार कोमा से जाग गया? आयशा ने उत्साहित स्वर में पूछा। हाँ, यंग मास्टर कोमा से जाग गए हैं और ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, जू ने अपना बयान दोहराया। तुम्हारा युवा स्वामी वास्तव में बहुत परेशान करने वाला है। जब वह जागता है तो उससे मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब वह अपनी मानसिक बीमारी से उभरा था तब मैं उससे नहीं मिल पाई थी और फिर वह कोमा में चला गया और ठीक होने के बाद वह फिर से लापता है। आयशा ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गई कि वह ठीक हो चुके दक्ष से एक बार भी नहीं मिली जब वह जागा हुआ था। मैं क्या कह सकता हूँ, यंग मास्टर तो बहुत अद्भुत है, जू ने हंसते हुए कहा। मैं संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के लिए जुवान राज्य जा रहा हूँ। चूंकि तुम दोनों को अब अपने युवा गुरु की देखभाल करने की जरूरत नहीं है तो तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आते? इस तरह की घटना को देखना तुम दोनों के लिए मजेदार होगा। तुम लोगों के साथ यात्रा और भी मजेदार होगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस यंग, हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है। इसके अलावा यंग मास्टर कभी भी वापस आ सकते हैं, हमें मैडम का भी ख्याल रखना होगा, जू ने कहा और उसने अपना सिर हिलाकर सुझाव को अस्वीकार कर दिया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? पीछे से एक आवाज आए और एक खूबसूरत महिला उनकी ओर आए। चाची जी, आयशा ने महिला को देखते ही पुकारा। छोटी यंग, तुम बहुत मजबूत हो गई हो, केवल 20 साल की उम्र में, और पहले से ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के 9वें चरण में। ग्रैंड एल्डर को वास्तव में गर्व होना चाहिए। पल्लवी उसके पास चली गई और उसने उसके सिर को थपथपाया। धन्यवाद आंटी पल्लवी प्रताप, आयशा ने हल्के से झुकते हुए कहा। छोटी जू, वह सही कह रही है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। कई प्रतिभाशाली लोगों को एक दूसरे के खिलाफ परीक्षणों से गुजरते देखना अच्छा होगा और ये ताजी हवा पाने का एक अच्छा अवसर भी है। तुम दोनों मेरी इतनी परवाह करते हो कि तुम कभी अपने लिए कुछ नहीं करते। ये कुछ मौज मस्ती करने और बाहर घूमने का एक अच्छा मौका है। पल्लवी ने जू को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब युवा मालिक वापस आएंगे तो हमें यहाँ रहना होगा, जू ने नर्म आवाज में कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। चिंता मत करो, जब वह छोटा शेघर आएगा तो मैं उसे बांध दूंगी और उसे फिर कभी भागने नहीं दूंगी, पल्लवी ने कहा और वह याद करते हुए दक्ष के आंगन की ओर देखने लगी। जू ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन पल्लवी ने उसे बीच में रोक दिया। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, तुम दोनों यन के साथ जा रहे हो, तुम दोनों को जितना हो सके उतना मजा करना चाहिए, पल्लवी ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उससे कहा। ठीक है, हम की इच्छा का पालन करेंगे, जू ने अंततः सिर हिलाते हुए हार मान ली। किन कबीले और गू कबीले ने भी अपने कबीले से परीक्षण में भाग लेने वाले लोगों के प्रस्थान की तैयारी की, जैसा कि किन्रुओं ने किन कबीले की टीम का नेतृत्व किया, गी नांदली ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। आसपास के सभी राज्यों के कई प्रमुख कुलों में भी ऐसी ही स्थिति हो रही थी। मिंग्यू और जकिंग ने पूरी रात दक्ष के साथ गाड़ी के अंदर बैठकर सोए। अपनी नींद के दौरान दोनों के सिर दक्ष के कंधों पर गिर गए और वे गहरी नींद में सो रहे थे। मिंगू सो रही थी और उससे अपने परिवार के साथ समय बिताने का सपना
आ रहा था। वह अपने परिवार के साथ बढ़िया डिनर कर रही थी। वहां उसके भाई, पिता और माँ सहित सभी लोग मौजूद थे। सपना बहुत सच्चा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच ही हो। मिंगू ने अपने भाई के पास रखी एक डिश मांगी। उसके भाई ने उसकी मांग सुनी और खुद ही डिश उठा ली। वह खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मिंगू अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि एक तलवार उसे पीछे से घोंपा जा रहा है और उसकी सीना से बाहर आ रही है। उसका भाई कांप उठा और कांपते हुए पैरों से एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन वह चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह जमीन पर गिर गया था। जमीन उसके रक्त से गई थी। मिंगू ने अपने भाई को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाई। वह उसके पास भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके भाई के पीछे रक्त से सनी तलवार हाथ में लिए खड़ा व्यक्ति खड़ा था, वह वहीं डर के मारे खड़ी रह गई। दक्ष क्यों? वह जोर से चिल्लाए और उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगे, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पिता और माँ की ओर देखा, लेकिन वे वहां नहीं थे। पूरी जगह खाली थी, क्योंकि अब वह एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। रेत अब उसके भाई के रक्त से लथपथ थी। उसने दक्ष की ओर देखा और उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ देखा। यह वही नकाबपोश आदमी था जिसने उसे वह भाग्य क्रिस्टल दिया था और उससे कहा था कि यह उसे उसके भाग्य तक ले जाएगा। देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारी हर प्रिय चीज को नष्ट कर देता है, नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने धीरे से अपनी तलवार नीचे की, जिस पर रक्त टपक रहा था। देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारी हर प्रिय चीज को नष्ट कर देता है, नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने धीरे से अपनी तलवार नीचे की, जिस पर रक्त टपक रहा था। तुम परिवार चुनोगे या प्यार? ये दिलचस्प होगा, नकाबपोश आदमी ने गायब होते हुए कहा। दक्ष भी धीरे धीरे गायब होने लगा। स्टॉप! मिंगू जोर से चिल्लाए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, पूरी जगह कांच की तरह बिखर गई। वह पसीने से तर चेहरे के साथ चारों ओर देखने लगी और उसकी सांसें तेज चलने लगी। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? उसकी तरफ से एक आवाज आई। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि दक्ष अपनी आंखें बंद करके बैठा था और उसके बगल में जीकी बैठी थी, जो अब अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से उसे देख रही थी। हाँ, यह एक बुरा सपना था, मिंगू ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। वह दक्ष के चेहरे को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जी क्वीन उससे उसके सपने के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जी क्वीन ने दरवाजा खोला और देखा कि एक हाथ में 2 प्लेट लिए खड़ा था। उसने एक प्लेट ले ली। मुझे लगता है कि तुम इस गाड़ी से नहीं उतरो, इसलिए मैंने नाश्ते के लिए भी आवाज लगाई है। यहाँ उसने प्लेट मिंगू को देते हुए कहा। फिर उसने गार्ड से दूसरी प्लेट ली और दरवाजा बंद कर दिया। जब सभी ने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया तो उनका कारवां एक बार फिर चल पड़ा। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ती रही और वे हुआ जियाई राज्य से बाहर निकल गए। वे अपने लक्ष्य स्थान जुवान राज्य की ओर बढ़ते हुए विभिन्न राज्यों में प्रवेश करते और बाहर निकलते रहे। जैसे ही गाड़ी चल रही थी, लिटिल स्नो जो पहले गाड़ी के पीछे आराम कर रही थी, अब दक्ष की गोद में सो गई थी। 5 दिन बिना किसी परेशानी की यात्रा करते हुए बीत गए। हालांकि उन्हें कुछ स्वर्ण क्षेत्र के जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके रक्षक जानवरों को आसानी से हराने में सक्षम थे। जो लोग रक्षकों द्वारा पराजित नहीं हो सके, उन्हें जनरल याओ ने मार डाला, जो एक पृथ्वी क्षेत्र कल्टीवेट था। और मिंग्यू बात कर रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। वातावरण, गाड़ी जो पहले सामान्य कमरे के तापमान पर थी, अब बहुत ठंडी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर का पूरा वातावरण अचानक बदल गया हो। जविंग ने अपनी चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी, लेकिन वह देख सकती थी कि बाहर का मौसम बहुत गर्म था और गांठ पसीने से तर थे। क्या हो रहा है? अंदर ठंड और बाहर गर्मी कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है कैसे गाड़ी के अंदर का हिस्सा बाहर से अलग जगह पर है। जेक्विन ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। क्या यह उसकी वजह से है? उसे किस तरह का ज्ञान हो रहा है? मिंगू ने दक्ष को देखते हुए सोचा। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मिंगू ने उसे सातव न देते हुए कहा। मुझे चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? ये खतरनाक हो सकता है। हमें मास्टर चेन के साथ गाड़ी से बाहर निकलना होगा, जेक्विन ने जल्दी से मिंगू से कहा। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिंगू ने फिर कहा और जक्विन को शांत करने की कोशिश की। क्या तुम्हें यकीन है कि हम सुरक्षित रहेंगे? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? क्विन ने मिंगू की ओर देखते हुए पूछा। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हम सुरक्षित हैं, मिंगू ने जवाब दिया। मैं तुम पर भरोसा करूंगी, गन ने मिंगू और फिर दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उसे किसी तरह लगा कि ये दक्ष से संबंधित है। बातचीत के दौरान उनका दल डोमक्सिन साम्राज्य की राजधानी में प्रवेश कर गया। ये भी दूसरे दर्जे का साम्राज्य था, लेकिन ये हुआजियाई साम्राज्य से थोड़ा ज्यादा मजबूत था। डोंगक्सिन को फायदा भी मिला क्योंकि वे पहले दर्जे के साम्राज्य के नजदीक थे। जब हुआंजी साम्राज्य की टीम डोनगन साम्राज्य की राजधानी से गुजर रही थी तो डोनगन साम्राज्य के कुछ गार्डों ने उनके सामने सड़क को अवरोध कर दिया। डोमक्सिन रॉयल गार्ड के सामने एक युवक खड़ा था जो 20 साल का लग रहा था और गाड़ी को देख रहा था। उसके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो साफ सुथरा दिख रहा था। उसकी दाढ़ी नहीं थी और
और वह 40 साल का लग रहा था। हम क्यों रुके जी? क्वीन अभी भी चिंतित थी, लेकिन उसने देखा कि गाड़ी रुक गई थी। मैं अभी वापस आती हूँ, उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के चारों ओर एक अवरोध है। जब भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती, अवरोध काम करने लगता और वह अपनी जगह पर बंद हो जाती। उसने कुछ देर कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाए। गाड़ी के चारों ओर एक अवरोध है जो मुझे झुकने से रोक रहा है। अगर तुम जा सकते हो तो अपनी तरफ से देखने की कोशिश करो। कविन ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। ठीक है, मिंगू ने कहा और अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह भी फंस गई। वह बाहर नहीं निकल सकी। मैं भी अब यहाँ से नहीं जा सकती, उसने कहा और अपनी जगह पर बैठ गई। लगता है हम फंस गए हैं। आज सब कुछ इतना अजीब क्यों है? गाड़ी के अंदर का मौसम बैरियर, क्या हम वाकई अंदर सुरक्षित रहेंगे? जक्विन ने भों सिलाया ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और राजकुमार स्टेलिन को गाड़ी के अंदर छोड़ दिया। वह उनका रास्ता रोके हुए पहरेदार की ओर चल पड़ा। क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? मेरा मानना है कि हमारे हुआजियाई साम्राज्य को आपके डोमक्सिन साम्राज्य से कभी कोई समस्या नहीं हुई। आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमें धमकाना आसान है? जनरल याओ ने जोर से कहा और अपना पृथ्वी क्षेत्र आभा फैलाया। इतनी मजबूत आभा हुआजियाई साम्राज्य में केवल 2 पृथ्वी क्षेत्र साधक हैं। मुझे विश्वास है कि आप वही होंगे जिन्हें वे जनरल याव कहते हैं। 40 के दशक के आसपास के एक व्यक्ति ने कहा जो युवक के पास खड़ा था। हाँ, और तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों रोका? जनरल याओ ने उस आदमी को देखते हुए पूछा। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे इस आदमी से भी एक पृथ्वी क्षेत्र महसूस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उस आदमी की साधना भी उससे मिलती जुलती थी। मैं डक्सन साम्राज्य का शाही शिक्षक हूँ। आपको रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि हमारे राजकुमार ने सुना था कि हुआजी के लोग यहाँ से गुजरेंगे। उन्होंने हमेशा राजकुमारी मैया की सराहना की थी, इसलिए वे उनका अभिवादन करना चाहते थे और आपके साथ यात्रा करने की संभावना के बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि वे भी जुबान के लिए रवाना होंगे। शाही शिक्षक ने जनरल याओ की ओर देखते हुए कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी मैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी आपसे नहीं मिल सकती। जहाँ तक हमारे साथ जाने की बात है, मुझे खेद है, लेकिन हम जल्दी में हैं और आपके लिए रुक नहीं सकते। जनरल याओ ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से सब कुछ पहले से ही तैयार है। हम बस निकलने ही वाले थे कि हमें पता चला कि आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। शाही ट्यूटर ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस बारे में बात करनी होगी, यही रुको। जनरल याओ ने कुछ देर सोचा और फिर उनसे कहा। वह पीछे मुड़ा और गाड़ियों की तरफ चल दिया। वह राजकुमारी जीकिन की गाड़ी के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। जीकिन ने दस्तक सुनते ही दरवाजा खोल दिया। हालांकि वह गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन वह बाहर से लोगों से आसानी से बातचीत कर सकती थी। राजकुमारी डोमक्सिन के राजकुमार ने हमारी गाड़ियां रोक दी। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं और वे जाने के लिए तैयार हैं। क्या हमें उन्हें हमारे साथ यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए? जनरल याओ ने जीकी को देखते हुए पूछा। जेविन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि वह जनरल याव को दे सकती थी, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुन पा रही थी। क्या यह अवरोध आवाजों को भी अंदर आने और बाहर जाने से रोक रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे बताने की कोशिश करनी चाहिए? उसने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि उसे लगा कि जनरल याओ द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई दक्ष की समझ को बाधित कर सकती है। तो आप भी सहमत नहीं हैं? मुझे लगता है कि यह भी एक गलत कदम है, क्योंकि हालांकि हमारे बीच कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन उनके साथ यात्रा करना बहुत सुरक्षित नहीं है। मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम उनके साथ यात्रा करने के लिए सहमत हो जाए। अपनी टीमों को मिलाने के बजाय हम उनकी टीम को यात्रा पर ले जाएंगे, जबकि हमारी टीम उनके पीछे चलेगी। यह बहुत सुरक्षित होगा और हम उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं दिखेंगे। जनरल याओ ने झकविन के सिर हिलाने को उसकी अस्वीकृति के रूप में लिया। यह उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने विचार का सुझाव दिया। झकविन ने देखा कि जनरल याओ कुछ और कह रहे थे, हालांकि वह उनकी बातें नहीं सुन पाए, लेकिन उसने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। वह जनरल याव पर भरोसा करती थी और उसके चेहरे के भाव से ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ नकारात्मक बात कर रहा है, इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा। जनरल याओ ने गाड़ी के दरवाजे बंद करते हुए कहा। वह वापस उस युवक की ओर चल पड़ा जिसने उनका रास्ता रोक रखा था। ठीक है, मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा। जनरल याओ ने गाड़ी के दरवाजे बंद करते हुए कहा। वह मुड़ा और उनका रास्ता रोकने वाले युवक की ओर वापस चला गया। मैंने राजकुमारी झकी से बात की और हम आपके साथ यात्रा करने के लिए सहमत हैं, लेकिन केवल तभी जब आप और आपकी टीम यात्रा के दौरान नेतृत्व करने के लिए सहमत हो, जनरल याओ ने कहा और सीधे आगे चल रहे लड़के को देखा। वह 2122 साल का लग रहा था और उसने नीली शर्ट और पीठ पर चमकदार पीले रंग का लबास
सादा पहना हुआ था, उसकी आंखें तीखी और आईपीएस पतले थे, उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक आते थे और उसके पीले लबादे के ऊपर टके हुए थे। वह डोंगसेन साम्राज्य का क्राउन प्रिंस लैन था। 22 साल की छोटी सी उम्र में वह गोल्ड कोर दायरे के चौथे चरण में पहुंच गया था। हाँ, आप लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं ना? राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर सच में ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि हम आप लोगों के साथ यात्रा करने के लिए सहमत हो जाते? ऐसा नहीं है कि हमें आप लोगों पर भरोसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, जनरल याओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप क्या कहते हैं प्रिंस लैंड, क्या आप उनकी शर्तों से सहमत हैं? हम मूल रूप से उनके लिए एक ढल के रूप में काम करेंगे और उनकी यात्रा को आसान बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आप उनके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शर्तें वास्तव में बहुत खराब है। रॉयल ट्यूटर वांग ने असंतुष्ट स्वर में लैंड से कहा। ये ठीक है, हम ही हैं जो उनके साथ यात्रा करने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यात्रा में बहुत सारे खतरे हैं। अगर हमें कुछ गंभीर मिलता है तो हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। राजकुमार लैंड ने हुआजियाई साम्राज्य की गाड़ियों की ओर देखते हुए कहा। यदि यही आपकी इच्छा है, रॉयल ट्यूटर ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। जनरल याओ, आप जाकर अपनी राजकुमारी को बता सकते हैं कि डोमक सिंह के लोग ईमानदार और बहादुर हैं, हम किसी भी चीज से नहीं डरते, हम यात्रा का नेतृत्व करेंगे। लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, मैं उसे बता दूंगा। इस बीच आप अपने लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम अभी प्रस्थान कर सकें, हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जनरल याओ ने कहा और जिकन की गाड़ी की ओर वापस चले गए। झकविन खिड़की से बाहर देख रही थी। जब उसने देखा कि जनरल याओ उसकी गाड़ी की ओर आ रहे हैं, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि जनरल याओ दरवाजे के सामने रुक गए हैं। ये हो गया, डोनगक सिंह के राजकुमार ने सहमति दे दी है और वे अब यात्रा का नेतृत्व करेंगे। हमारी यात्रा अब और अधिक आरामदायक हो गई है, जनरल याओ ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। जब झकिन ने दरवाजा खोला, वह अभी भी उनके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को नहीं सुन पाई थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जनरल याओ एक अच्छी खबर बता रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जनरल याओ ने सिर हिलाकर इसे उसकी मौन स्वीकृत मान लिया। उसने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। खैर, ये देखना मजेदार था। क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा और क्या किया? मिंगू ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ हाका लगाया। कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि इस गलतफहमी के कारण कुछ बुरा ना हो। जिक ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सब ठीक हो जाएगा, मिंगू ने उसे सातव न देते हुए कहा। जविंग ने यात्रा करते समय चुपचाप अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि डोमक सिंह के लोग पहले से ही जाने की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि वे तुरंत ही पंक्तिबद्ध हो गए। डोमक सिंह राज्य के रक्षक सबसे आगे थे, उनके पीछे राजकुमार लैन और उनके शाही शिक्षक की गाड़ी थी। बाकी डोमक सिंह रक्षक उनके पीछे चल रहे थे। अधिकांश नागरिक जिन्होंने उनकी गाड़ियां देखी, उनका उत्साहवर्धन करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजकुमार संप्रदाय चयन परीक्षा के लिए जा रहा है। प्रिंस लैंड बहुत दयालु व्यक्ति है, मुझे आशा है कि उनका चयन हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं और मुझे यकीन है कि प्रिंस लैंड का चयन हो जाएगा। वह इस राज्य में एक सुपर जीनियस है, वह निश्चित रूप से सफल होगा और हमारे राज्य की ताकत दिखाएगा। ये बहुत बुरी बात है कि राजा के पास केवल एक ही बच्चा था। यदि महामहिम के अधिक बच्चे होते तो हमारे पास राजकुमार लैंड जैसे अधिक प्रतिभाशाली लोग होते। हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? पिछले राजा की 27 पत्नियां थी, लेकिन उनका सिर्फ एक बच्चा था, जो लड़का वर्तमान राजा बन गया। हमारे वर्तमान राजा पिछले राजा से भी ज्यादा रोमांटिक है और उनकी 69 पत्नियां हैं, फिर भी उनका सिर्फ एक बच्चा है। क्राउन प्रिंस लैंड, क्या शाही परिवार को यह अभिशाप है कि वे दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते? शश, अगर शहर के गार्डों ने तुम्हें शाही परिवार के बारे में इस तरह बात करते सुना तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये काफी अजीब है। ये ठीक है, भले ही राजा का केवल एक ही बेटा है, लेकिन क्राउन प्रिंस लैंड अकेले ही सैकड़ों प्रतिभाशाली लोगों के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि महामहिम को कभी भी एक और बच्चा पैदा करने की जरूरत महसूस होगी। भीड़ में मौजूद लोग जब गाड़ियों को जाते देख रहे थे तो आपस में फुसफुस कर बातें करने लगे। हुआजियाई साम्राज्य की टीम क्राउन प्रिंस लैंड की टीम के पीछे पीछे चल रही थी, उनके बीच केवल थोड़ी सी दूरी थी। हम वह अपने जाने का तमाशा बना रहा है, बस दिखावा कर रहा है जी। साम्राज्य के राजकुमार एस्टेलिन ने अपनी गाड़ी की खिड़की से नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कहा। वे डोमक्सिन नागरिकों की प्रसन्न निगाहों के बीच डोमक्सिन राज्य से बाहर निकल गए। क्राउन प्रिंस लैंड कभी कभी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नागरिकों की ओर हाथ हिलाते थे। वे आगे बढ़ते हुए सड़क पर आ गए। उनके और जुवान साम्राज्य के बीच सिर्फ एक और राज्य था। वे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो कई बार जंगली जंगलों से होकर गुजरती थी। मुझे भूख लगी है, झकविंग ने रोने जैसे चेहरे के साथ कहा। क्या तुमने आज सुबह नाश्ता नहीं किया? मिंगू ने हल्के से हंसते हुए जिविन की ओर देखा। यह 8 घंटे से अधिक पहले की बात है, जिविन ने उदास चेहरे के साथ कहा। हमें कुछ दिनों तक भूखे रहना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दक्ष के होश में आने से पहले अवरोध टूट जाएगा और तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मिंगू ने
चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कहना आपके लिए आसान है, पृथ्वी क्षेत्र के साधक हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। जीक्विन ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप स्वर्ण कोर क्षेत्र में हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं और आपको ज्यादा तनाव नहीं होगा। मिंगू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह शायद उसकी सुरक्षा प्रणाली है जिससे वह होश में आने पर खतरों से खुद को बचा सकता है। मिंगू ने आगे कहा, और झकी को अपने विचार बताओ, या शायद वह चाहता है कि सुंदरिया उसकी पकड़ से कभी ना छूटे, भले ही वह समझ में आ जाए वह एक ऐसा शैतान है जो अधिकार जताता है। जिकिन ने ठहाके लगाते हुए कहा, हा 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 हा, ये भी एक कारण हो सकता है। मिंगू ने अपना सिर हिलाया और जीक्विन की बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ी, हालांकि यह ठीक है, लेकिन अगर यह उसके लिए है तो मैं भूखी रह सकती हूँ। जीक्विन ने आगे कहा, जैसे जैसे सूरज ढलने लगा दोनों टीमों ने अपने अपने शिविर लगाने का फैसला किया और अपने अपने दल के लिए टैंक तैयार करने लगे। हुआ जियाई साम्राज्य के रक्षक अपना शिविर स्थापित करने में व्यस्त थे, जबकि राजकुमारी मैया, राजकुमार स्टेलिन और जनरल याव कोने में खड़े होकर रक्षकों को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहे थे। हमें आंटी जीकी को देखे हुए बहुत समय हो गया है, उस आदमी में ऐसा क्या कमाल है कि वह उसके साथ इतना समय बिता रही है। राजकुमार स्टेलिन ने जीकिन की गाड़ी की ओर देखते हुए नाक भान सिकड़ी, राजकुमार स्टेलिन आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वे लोग एक साम्राज्य से हैं और वास्तव में मजबूत है कि अगर वे चाहे तो मुझे भी आसानी से मार सकते हैं, जनरल याव ने भारी स्वर में कहा। और राजकुमार स्टेलिन को देखा, हम अब इसमें क्या खास बात है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका जन्म एक साम्राज्य के अंदर एक विशेषाधिकार प्राप्त जगह पर हुआ था। मुझे यकीन है कि उसने कड़ी मेहनत और प्रयास के कारण ताकत हासिल नहीं की है, ये सिर्फ साम्राज्य के संसाधनों का उपभोग करने के कारण है कि उसे ताकत मिली है। अगर मैं उसकी जगह पैदा होता तो मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता। राजकुमार स्टेलिन ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या के भाव के साथ कहा, ये पूरी तरह से गलत सोच है, भले ही वह विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में पैदा हुआ हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना कुछ प्रयास किए ज्यादा ताकत हासिल नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि संसाधन और गोलियां एक साधक की साधना को मजबूत करने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आवश्यक प्रयास नहीं करता है तो उनका कोई फायदा नहीं है। जनरल याव ने गंभीर स्वर में कहा, हम मुझे अभी भी लगता है कि वह सिर्फ भाग्यशाली था। राजकुमार स्टेलिन ने अपने चेहरे पर एक अनिश्चित भाव के साथ कहा, हम वह यहाँ क्यों आ रहा है? राजकुमार स्टेलिन ने कहा, जब उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। डोमक सिंह का राजकुमार शिविर में टहल हुआ। जनरल याव राजकुमार स्टेलिन और राजकुमारी मैया की ओर बढ़ा, हम तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं किसी की हत्या करने आया हूँ? राजकुमार स्टेलिन हल्के से हंसा जब उसने देखा कि उसे सावधानी से देख रहे हैं। हम तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं किसी की हत्या करने आया हूँ? राजकुमार स्टेलिन हल्के से हंसा जब उसने देखा कि डव उसे सावधानी से देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस लेन हमारे शिविर में क्यों आए हैं? क्या आपको नमक या कुछ और चाहिए? जनरल याव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह ऐसा कुछ नहीं है, हमारे राज्य में वे सभी संसाधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता हो सकती है, कुछ अन्य राज्यों के विपरीत। वैसे भी मैं अपने शिविर में था जब मैंने आप तीनों को यहाँ खड़े देखा, मैंने सोचा कि मुझे आकर नमस्ते कहना चाहिए, क्राउन प्रिंस लेन ने कहा और उसकी नजर तीन लोगों पर घूम गई। आप निश्चित रूप से राजकुमार स्टेलिन होंगे, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, मुझे कहना होगा। राजकुमार लेन ने मुस्कुराते हुए राजकुमार स्टेलिन की देखा, हम एक और जो सोचता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है, अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटता। राजकुमार स्टेलिन ने राजकुमार लेन की अनदेखी करते हुए कहा। हालांकि राजकुमार स्टेलिन ने यह बात धीमी आवाज में कही, लेकिन राजकुमार लेन ने उसके शब्द साफ साफ सुने। शब्द सुनते ही उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। छोटे राजकुमार, आपको अपनी बात पर ध्यान देना चाहिए, आप एक दिन हुआ जियाई साम्राज्य के शासक बनेंगे, आपको बुनियादी सम्मान सीखना चाहिए। इससे पहले कि राजकुमार लन कुछ कह पाता, जनरल याओ ने उसे डांटा, ये ठीक है, राजकुमार स्टेलिन अभी भी युवा है, मुझे यकीन है कि वह भविष्य में एक अच्छा शासक बनेगा। राजकुमार लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी मैया, आपकी सुंदरता की अफवाहें बहुत पहले ही हमारे राज्यों की सीमाओं को पार कर चुकी है, हालांकि मुझे ये कहना होगा कि आप जितना मैंने सुना है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, राजकुमार लेन ने कहा और अपना ध्यान राजकुमार स्टेलिन से हटाकर राजकुमारी मैया पर केंद्रित किया। धन्यवाद। मैया ने विनम्र मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया, क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? आप मुझे अपना शिविर दिखा सकते हैं या मैं आपको अपना शिविर दिखा सकता हूं? राजकुमार लेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं क्षमा चाहती हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा और फिर मुझे आराम करना होगा। राजकुमारी मैया ने तुरंत मना कर दिया, क्या मैं आप लोगों के साथ भोजन करूं? राजकुमार लेन ने हार नहीं मानी और आगे सुझाव दिया, क्या यह अजीब नहीं होगा कि एक राजकुमार दूसरे राज्य के शिविर में भोजन करे जबकि उसका अपना शिविर पास में ही है? क्या वहां भोजन की कमी है? राजकुमारी मैया ने राजकुमार लन की ओर भौं सिकड़ी, भोजन की कमी
कमी नहीं है, मुझे अच्छी संगति की कमी है। राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राजकुमारी मैया ने अपना सिर हल्के से हिलाया। क्यों? उसने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, तुम मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताना चाहती? मैं तुम्हें थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या मैं दिखने में बुरा हूँ या मैंने कुछ गलत किया है? राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा, तुम बुरे नहीं दिखते बल्कि तुम सबसे अच्छे दिखने वाले लड़कों में से एक हो जिनसे मैं मिली हूँ। राजकुमारी मैया ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दक्ष का चेहरा उसके विचारों में आ गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं है जिनसे मैं पहली बार मिली हूँ। उसने राजकुमार लैन की ओर देखते हुए तुरंत कहा, जरूर, हम बाद में फिर मिलेंगे, तब हम बात कर सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा राजकुमार लैन ने कहा और वह पीछे मुड़ा और अपने शिविर की ओर चल दिया। वह कमीना, क्या वह सचमुच खुद को इतना आकर्षक समझता है? राजकुमार स्टेलिन ने राजकुमार लैन से नजरें फेरते हुए कहा। जल्द ही खाना तैयार हो गया और सभी ने खाना शुरू कर दिया। जब जनरल याव राजकुमार स्टेलिन और राजकुमारी मैया के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से अपने तंबू से बाहर की ओर देखा। क्या राजकुमारी जेक्विन इतनी व्यस्त है कि वे खाने के लिए भी नहीं आ सकती? क्या वे भूख से मरने की योजना बना रही है? जनरल याव ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, क्या वह ठीक है? हमने चाची जेक्विन को लंबे समय से नहीं देखा है। क्या आपको यकीन है कि उसे उस अजनबी के साथ छोड़ना सुरक्षित है? राजकुमार स्टेलिन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, वह ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वह चाची के साथ कुछ बुरा करेगा। राजकुमारी मैया ने खाना खत्म करते हुए बीच में ही कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भी उससे मोहित हो गए हो? राजकुमार स्टेलिन ने चेहरे पर हल्की सी शिकन लाते हुए कहा, ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे कर रही हो? क्या तुम उसकी ताकत चाहती थी? राजकुमारी मैया ने हंसते हुए कहा और उसके लाल बाल लहराने लगे। हम इसमें ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है, एक दिन मैं भी उसके जितना ही ताकतवर हो जाऊंगा। राजकुमार स्टेलिन ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, कबाब तो पहले से ही उससे बड़े हैं। राजकुमारी मैया फिर से हंसी और राजकुमार स्टेलिन को देखा। हम यहाँ मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आंटी जी की के बारे में बात कर रहे थे, राजकुमार स्टेलिन ने जवाब दिया और विषय को वापस उसी मोड़ पर ले आया जहाँ वह शुरू में था। मारिया, जनरल याओ ने ऊंची आवाज में पुकारा। हाँ मालिक। एक लंबी चोटी वाली नौकरानी दौड़ती हुई आए और जनरल याओ के सामने झुकी, भोजन ले लो और इसे राजकुमारी जेक्विन और उसकी गाड़ी में बैठे अन्य मेहमानों को दे दो। जनरल याओ ने आह भरते हुए कहा। नौकरानी ने फिर से झुककर पीछे मुड़कर जाना शुरू किया। मारिया नाम की दासी ने भोजन की प्लेटें तैयार की और अन्य दासिया की सहायता से उन्हें राजकुमारी जेक्विन की गाड़ी की ओर ले गई। जी किंग अपने चेहरे पर भूख की भावना लिए बाहर की और देख रही थी और वह शिविर में खाना खा रहे गार्डों को घूर रही थी। भोजन को देखते हुए उसका पेट लगातार बड़बड़ा रहा था। तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, नामिंगू ने हल्की मुस्क के साथ कहा। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो बिना भोजन के रह सकता है? जविंग ने बिना पलटे उसे उत्तर दिया, बहुत सारे हैं, मिंगू ने धीरे से कहा। हम, जविंग ने आश्चर्य से कहा। जब उसने कई नौकरानियों को अपनी गाड़ी की ओर आते देखा, जैसे ही लड़कियां गाड़ी के करीब पहुंची, कविंग ने दरवाजा खोल दिया। मालिक ने हमें राजकुमारी के लिए भोजन लाने को कहा है, मुख्य नौकरानी ने पकड़ते हुए जेक्विन की ओर बढ़ते हुए कहा। जेक्विन ने तेजी से अपना सिर हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, जेक्विन ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज केवल गाड़ी के अंदर ही सुनाई दी, बाहर नहीं, क्योंकि नौकरानी ने उसकी ओर प्लेट बढ़ा दी थी। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, जेक्विन ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज केवल गाड़ी के अंदर ही सुनाई दी, बाहर नहीं, क्योंकि नौकरानी ने उसकी ओर प्लेट बढ़ा दी थी। नौकरानी अपना हाथ आगे बढ़ाती रही जब तक कि वह असमर्थ नहीं हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जगह पर ही फंस गए हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके हाथों को आगे बढ़ने से रोक रही है। मारिया ने ऊपर की ओर देखा और राजकुमारी झा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी जो अपना सिर हिला रही थी। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर पीछे हट गई। क्या हुआ? तुम राजकुमारी को उसका खाना क्यों नहीं दे रही हो? एक और नौकरानी आगे बढ़ी और उसने पूछा, वहाँ एक अदृश्य शक्ति मेरे हाथों को रोक रही है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मारिया ने गंभीर स्वर में कहा, क्या फालतू बात कर रही हो तुम? नौकरानी ने मारिया को विश्वास से देखते हुए कहा। वह गाड़ी की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी, उसके हाथ भी मारिया की तरह ही आगे बढ़े, लेकिन उसके हाथ भाव भी अजीब हो गए। उसके हाथ एक ही जगह पर अटके हुए थे, जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? वह पीछे हट गई और बुदबुदा आई, मुझे लग रहा है कि राजकुमारी जी की क्या होगा अगर वह उस लड़के के जाल में फंस गई और किसी से बात करने या जाने में असमर्थ हो गई। मारिया ने अपने चेहरे पर एक भयावह भाव के साथ जी किंग की ओर देखा। यह अन्य नौकरानियां गाड़ी से दूर हट गई और उसे सावधानी से देखने लगी। राजकुमारी, क्या
तुम उस लड़के द्वारा कैद कर ली गई हो, मारिया ने जोर से कहा और जी किंग से पूछा। उसकी तेज आवाज ने आसपास के कई गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमारी झकविंग मारिया की एक भी बात नहीं समझ सकी, इसलिए वह केवल अनुमान ही लगा सकी कि वह क्या कहना चाहती थी। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, जी किंग ने जोर से कहा और अपना सिर हिलाया। उसे गलतफहमी हुई कि मारिया पूछ रही थी कि वह ठीक है या नहीं, यह मुझे मास्टर को इसके बारे में बताना होगा, मारिया ने कहा और वह तेजी से जनरल याव के तंबू की ओर भागी। लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, शोर शराबा होने वाला। मिंगू ने किनारे से सारा हंगामा देखकर बुदबुदा याओम हम ऐसा लगता है, जी किंग ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम डॉट 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 डडट 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 डट गुरुजी जनरल याओ अपने तंबू में ध्यान कर रहे थे जब मारिया अंदर घुस आए। क्या हो रहा है, क्या आसमान गिर रहा है? जनरल याओ गुस्से में दहाड़े क्योंकि उनका ध्यान भंग हो गया था। मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। राजकुमारी झविंग उस लड़के द्वारा एक अजीब अवरोध के अंदर फंस गई है, मारिया ने अपनी भारी सांसों के बीच जनरल याव से कहा जब वह थोड़ा झुकी और अपने हाथों को घुटनों पर टिका दिया। क्या जनरल याव उसकी बातें सुनकर चौंककर खड़े हो गए? बिना कुछ पूछे वह जल्दी से अपने तंबू से बाहर निकले और जीकी की गाड़ी की ओर भागे। ये सारा हंगामा किस बात का है? राजकुमार स्टेलिन और राजकुमारी मैया अपने अपने तंबू से बाहर आए। उन्होंने देखा कि सभी पहरेदार जी किंग की गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा भरी नजर थी और वे उसी दिशा में भाग रहे थे। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने राजकुमारी को कैद करने की हिम्मत की, जनरल याव गाड़ी के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया। कविंग ने चेहरे पर उदासी लिए सब कुछ देखा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और जनरल याव की तरफ देखा। राजकुमारी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचा उन जनरल याव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ झकविन की ओर देखते हुए कहा। जनरल याव मैं सुरक्षित हूं और मुझे कोई खतरा नहीं है, कृपया कोई बेवकूफी वाली बात मत करो, झकविन ने जोर से कहा। लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि उसकी आवाज सुनी नहीं जा सकी। जनरल याव के गुस्से को शांत करने के बजाय इसने उसे और बढ़ा दिया। उस राक्षस ने उसने तुम्हारी आवाज भी छीन ली। तो उस सुबह जब तुमने कुछ नहीं कहा, क्या इसलिए कि उस राक्षस ने तुम्हारी आवाज छीन ली थी? जनरल याव ने कहा जैसे कि उसे अचानक कोई एहसास हुआ हो। तभी राजकुमारी मैया और राजकुमार स्टेलिन वहां पहुंचे और जनरल याव की बातें सुनने में सफल हो गए। देखा, मैं जानता था कि वह दुष्ट है, इसलिए कोई कारण था कि चाची रात के खाने पर नहीं आई। इस आदमी ने उसे कैद कर लिया है, कितना राक्षस है। राजकुमार स्टेलिन ने ऐसे कहा जैसे उसे दक्ष से घृणा हो गई हो। ये राजकुमारी मैया हकलाते हुए बोली क्योंकि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वह अभी सपना देख रही थी। राजकुमारी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। जनरल याव ने राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा मैं तुम्हें फंसाने वाली बाधा को तोड़ दूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और गाड़ी की ओर तान दी। अल्पविराम मत करो, जी किंग चिल्लाए जब उसने देखा कि जनरल याव अवरोध को तोड़ने की उम्मीद में गाड़ी के खाली स्थान पर हमला कर रहा है। उसने अवरोध पर वार करते हुए अपनी पूरी पृथ्वी क्षेत्र साधना और अपनी प्रसिद्ध तलवार कला का इस्तेमाल किया। मिंग्यू ने बैरियर टूटने की स्थिति में जनरल याव से लड़ने की तैयारी कर ली। वह किसी को भी दक्ष तक पहुंचने और उसकी समझ को बंद करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। तलवार ने बैरियर पर वार किया, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत कोई आवाज नहीं आई। तलवार के बैरियर पर वार करने से वहां एकदम सन्नाटा छा गया, यहां तक कि जनरल याव भी दंग रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी तलवार जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तलवार की शक्तिशाली ताकत बैरियर के खालीपन के सामने शून्य में बदल गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसकी मांसपेशियां उभरने लगी, उसकी नस उसकी त्वचा के नीचे दिखाई देने लगी, लेकिन तलवार नहीं हिली। मैंने कभी उम्मीद की थी कि यह बाधा इतनी मजबूत होगी। आप कौन है? मिंग्यू ने लंगचेन के चेहरे पर ध्यान से नजर डालते हुए कहा। ठीक है, जीकी को अचानक कुछ याद आया और उसने एक कागज निकाला। गाड़ी के अंदर कुछ कागज और एक पेन भी था। उसने अपनी बात लिखकर कहने का निर्णय लिया। जनरल याव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर से बैरियर पर हमला कर दिया। वह बैरियर को कमजोर करने की उम्मीद में उसी जगह पर हमला करता रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने भारी सांस ली और चेहरे पर पराजित भाव लिए राजकुमारी झकविन की ओर देखा। उसने देखा कि राजकुमारी झकविन अपने हाथ में एक कागज पकड़े हुए थी और उसे दिखा रही थी। जनरल याव कागज के पास गए और उसे पढ़ने लगे। जनरल याव, आप इस पूरी स्थिति को गलत समझ रहे हैं। मैं मास्टर चेन के जाल में नहीं फंसा हूं, वह एक महत्वपूर्ण समझ से गुजर रहा है और यह बाधा मास्टर चेन की सुरक्षा व्यवस्था है। जब तक वह अपनी समझ से नहीं जागता यह बाधा गायब नहीं होगी, इसलिए कोई बेवकूफी मत करो। जब मास्टर चेन जागेंगे तो मैं बाहर आकर तुमसे ठीक से बात करूंगा। जनरल याव ने धीमी आवाज में पत्र पढ़ा। तो ये बात थी, मैंने इस पूरी स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। जनरल याव ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा,
यह क्या हो रहा है, क्या कोई समस्या है? राजकुमार लेन और रॉयल ट्यूटर ने जब हुआ जीआई कैंप में जोरदार हंगामा सुना तो वे स्थिति पर पहुंचे। कुछ नहीं हुआ, आप दोनों वापस जा सकते हैं, जनरल याओ ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। सचमुच ऐसा लग रहा था कि तुम गाड़ी पर हमला कर रहे थे? राजकुमार लेन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। हमला नहीं, मैं राजकुमारी झवी द्वारा सीखे गए नए रक्षात्मक कौशल का परीक्षण कर रहा था। ये गंभीर नहीं था। क्या आपको गाड़ी में कोई नुकसान दिखाई देता है? जनरल याओ ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। सचमुच? राजकुमार लेन ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव लाते हुए कहा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, मुझे लगा कि कोई समस्या है, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने आया हूं। मुझे अब वापस जाना चाहिए, राजकुमार लेन ने आगे कहा। उसने जनरल याव को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक पीछे मुड़ते हुए अपना दूसरा कदम हवा में ही रोक दिया। मुझे लगता है कि यह हमारी सेवा बैठक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मुझे अजन भी नहीं कह सकते। मैं आपको जानने के लिए उत्सुक हूँ। राजकुमार लेन ने पीछे मुड़कर माया की ओर देखा और फिर वापस मुड़कर चला गया। कुछ लोग संकेत नहीं समझते। राजकुमारी माया ने अपना सिर हिलाते हुए जनरल याव की ओर कदम बढ़ाया। क्या चाची ठीक है? राजकुमारी माया ने जनरल याव की ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा कि वह ठीक है, बस उसे गाड़ी से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि मास्टर चेन को समझने की प्रक्रिया से गुजरना है, इसलिए उसके चारों ओर एक अवरोध है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकती है। जनरल याओ ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उसने माया को देखा, इतना मजबूत अवरोध कि तुम भी इसे नहीं तोड़ सकते। वे दोनों कितने मजबूत हैं? राजकुमारी माया ने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। वे अवश्य ही किसी कलाकृति का उपयोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उनके पास संसाधनों की कमी होगी। मैं वापस जा रहा हूँ, राजकुमार स्टेलिन ने चेहरे पर एक अप्रसार के साथ कहा और पीछे मुड़े और वापस चलने लगे। क्या चाची जिविन ठीक हो? वह अब कुछ भी नहीं खा सकती? राजकुमारी माया ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। वह एक गोल्ड कोरियम साधक है, वह अपने शरीर को प्रभावित किए बिना भोजन के बिना लंबे समय तक रह सकती है। हम किसी भी मामले में इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाधा को तोड़ना असंभव लगता है। जनरल याओ ने अपना सिर हिलाया और नीचे देखा। यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है, तुम जो कर रहे थे उसे करते रहो। जनरल याओ ने पीछे मुड़कर गार्डों की ओर देखा, जो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। जनरल याओ का आदेश सुनते ही गार्ड जल्दी से वहां से चले गए। चलो वापस चलते हैं, जनरल याओ ने राजकुमारी माया की ओर देखते हुए कहा। जनरल याओ के साथ जाने से पहले माया ने आखिरी बार गाड़ी की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। रात का समय हो चुका था और चांद आसमान में ऊपर लटक रहा था। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और सिर्फ कुछ ही पहरेदार शिविरों की रखवाली के लिए जाग रहे थे। प्रत्येक गार्ड को पहरा देने के लिए अलग स्थान दिया गया था। हम कैंप के बाहरी छोर पर खड़ा गार्ड इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह उस क्षेत्र की ओर चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह उस क्षेत्र की ओर चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय चिल्ला भी नहीं सका, कोई शोर या ध्वनि नहीं थी। शिविर के दूसरे स्थान पर एक अलग उस खंड की रखवाली कर रहा था। चलते चलते थककर वह एक पत्थर पर बैठ गया और अपने हाथ में रखे पल खाने लगा। जैसे ही वह पल का दूसरा निवाला लेने वाला था, एक छाया चुपचाप उसके पीछे आ गई। जैसे ही उसके दांतों ने फल को छुआ, एक और जोड़ी दांत उसकी गर्दन को छू गए। जैसे ही उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा, किसी के गिरने की हल्की आवाज आई। क्या तुम सो रही हो? ने कहा और अपनी तरफ मिंगू की ओर देखा, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हाँ, मिंगू ने बिना आंखें खोले हल्के से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। झकविंग ने फिर कहा, वह भी हुई लग रही थी। मैं कर सकती हूँ, मिंगू ने कहा और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। हम जी किंग ने नजरें घुमाते हुए मुंह बनाया। उसने खिड़की के अपने तरफ के पर्दे खोले और बाहर देखने लगी। उसने थोड़ा ऊपर देखा और चांद को देखा, जो अपनी पूरी चमक में चमक रहा था। कुछ देर तक चांद की खूबसूरती को निहारने के बाद उसने अपनी नजर नीचे कर ली। वह ऊप के कारण अपनी खिड़की से दिखाई दे रहे शिविर के चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि कैंप लगभग खाली था। पास में सिर्फ दो थे जो विपरीत दिशा में देख रहे थे। वह उनसे नजर हटाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक परछाई उनकी पीठ से गुजर रही है। वह क्या था? यह इतना तेज था कि मैं केवल एक परछाई की झलक ही देख रही थी। जैसे ही ने ये देख, वह अचानक चिल्ला। वो हमिंग ने धीरे अपनी आंखें खोली और न की ओर देख। क्या हुआ? उसने जिज्ञासा झवी पूछ। मुझे लगता है कि मैंने देखा, यह इतना तेज था कि मैं केवल ये कविंग ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ सोचा, जबकि वह चिंता से गार्डों को घूरती रही। शायद ये गलतफहमी है, तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, मिंगू ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम शायद, जी किंग ने हल्के से कहा। उसे संदेह होने लगा। वह अपनी नजरें हटाने ही वाली थी कि वह परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह स्पष्ट रूप से देख पाई कि वह चीज कैसी दिखती थी, क्योंकि जब उसने अपना बड़ा मुंह खोला और गाठ की गर्दन काट दी तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई, फिर वह फिर से गायब हो गई। यह रात का हत्यारा है, शैतान शिकारी जानवर। जैसे ही जी किंग ने जानवर
जानवर को देखा वह चिल्ला पड़ी। यह जानवर भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन ये धरती पर पाए जाने वाले सामान्य भेड़िए से कई गुना बड़ा था। इसके पूरे शरीर पर काले रंग का फर था, इसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी, जिससे यह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डेविल हंटर जानवर करीब 1 मीटर लंबा था, उसके मुंह से कपान जैसे 2 दांत निकले हुए थे, उसके स्टील जैसे पंजों के साथ मिलकर यह काफी अनोखा लग रहा था। हम शैतान शिकारी जानवर, मिंगू ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह जकिंग की तरफ की खिड़की की ओर बढ़ते हुए थोड़ा खड़ी हुई। वह इस तरह आगे झुकी कि उसके हाथ जी किंग और दक्ष के बीच में आ गए, जबकि उसकी जाह दक्ष के पैरों को छू रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो जमीन पर शव पड़ा हुआ था। अल्पविराम, ये शैतान शिकारी जानवर के हमले जैसा लग रहा है। वे भूख के कारण साधकों पर हमला नहीं करते, वे शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शिकार करने की इच्छा होती है, इसलिए वे सिर्फ मारते हैं, लेकिन अपने शिकार का शव कभी नहीं लेते। इसके अलावा वे अपने शिकार की गर्दन पर हमला करना पसंद करते हैं। मिंगू ने शव को देखते हुए हल्के से कहा। जब दूसरा गार्ड पीछे मुड़ा तो उसे अपने साथी का शव दिखाई दिया। उठो, हम पर हमला हो रहा है। वह जोर से चिल्लाया और दूसरे गार्ड के शव की ओर भागा। उसने बार बार चिल्लाते हुए लोगों को जगाने और दूसरे गार्ड को चेतावनी देने की कोशिश की। क्या तुम इसकी ताकत देख पाए? मिंगू ने अपना ध्यान बाहर से हटाए बिना पूछा। मैं सक्षम नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि छाया फिर से प्रकट हुई, जो अभी अभी अपने मृत साथी के शरीर के पास पहुंचा था, चिल्ला रहा था। जब शैतान शिकारी जानवर ने उस पर हमला कर दिया, वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि जानवर गायब हो गया। ये 9वीं रैंक का गोल्ड रियर डेविल हंटर जानवर है। आपके जनरल या के अलावा कोई भी इससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि गोल्ड को फिल्म के साधक इसके सामने बहुत कमजोर है। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जनरल इसे हरा सकता है। मिंगू ने डेविल हंटर जानवर को देखते ही कहा। वह एक अर्थ रियल साधक थी, इसलिए वह आसानी से डेविल हंटर जानवर की हरकतों को देख सकती थी। हालांकि हम काफी बदकिस्मत हैं, जहां मैं रहती हूं वहां जंगली शैतान शिकारी जानवर मिलना काफी दुर्लभ है। जो दुर्लभ जानवर पाए गए उन्हें पहले ही जानवरों को पलने वालों ने पालतू बना लिया था। मिंगू ने जिकी को सूचित करते हुए कहा। वे यहाँ भी काफी दुर्लभ है, मैंने पहली बार उन्हें देखा है। हालांकि मैंने उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। कहा जाता है कि वे काफी खतरनाक होते हैं, खासकर रात में। झकविंग ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। हाँ, जंगली शैतान शिकारी जानवर छिपकर रहते हैं, ज्यादातर समय वे जंगली जानवरों को खाते हैं। वे बिना उकसावे के किसी इंसान पर हमला नहीं करते, सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही उन्हें इंसानों का शिकार करने की इच्छा होती है। लगता है आज उसका जन्मदिन है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इस समय यहाँ रहना पड़ा। मिंग्यू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। जी क्विंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया था, क्योंकि वह अपने लोगों के बारे में चिंतित थी। गार्ड की चीख पुकार ने काम कर दिया, क्योंकि अब सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल चुके थे। सभी गार्ड अपने हथियार निकालकर दुश्मनों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। जनरल याओ भी अपने शिविर से बाहर आ गया था। वह राजकुमारी मैया और राजकुमार स्टेलिन के साथ खड़ा था। उसने उन दोनों को अपनी पीठ के पीछे रखा ताकि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में उनकी रक्षा की जा सके। वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 2 लाशें पास पास पड़ी है। वह उन लाशों के सामने रुक गया, क्योंकि उसने लाशों पर घाव देखे थे। सभी लोग सतर्क रहे, हमारे शिविर में एक जानवर है, यह उनका एक समूह भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहे और मारने के लिए तैयार रहे। जनरल याओ ने गार्डों को चेतावनी देते हुए ऊंची आवाज में कहा। मास्टर याओ, यहाँ भी एक शव है, एक गार्ड ने जोर से चिल्लाकर कहा। जब उसे शिविर के दूसरे हिस्से में एक शव मिला। यहाँ भी एक है, एक अन्य गार्ड ने चौथा शव देखकर कहा। यह एक और है। सुरक्षा कर्मियों की आवाजें आती रही, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक शव मिल रहे थे। जल्द ही उन्हें 7 से ज्यादा लाशें मिल गई। पहले उनके पास 23 थे, लेकिन अब सिर्फ 16 ही बचे हैं। ये यहाँ है, जानवर ने अभी एक को मार डाला, एक गार्ड ने जोर से पुकारा। जब उसने अपने सामने एक को मरा हुआ देखा, जनरल याओ और अन्य गार्ड वहां पहुंचे और एक और शव देखा। क्या तुमने जानवर को देखा? वह कैसा दिखता था? जनरल याओ ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। मैं इसका आकार नहीं देख पाया, ये बहुत तेज था। गार्ड ने अपने कांपते हुए शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। सब ठीक है, सभी लोग 5-5 के समूह में जाओ, जानवर की तलाश करो और अपने साथियों पर नजर रखो। जनरल याओ ने सभी को आदेश दिया। तुम दोनों को साथ रहना होगा, जनरल याओ ने हल्के से कहा और मैया और स्टेलिन की ओर देखा। राजकुमारी जिक्विंग ने जनरल याओ और अपनी भतीजी और भतीजे को देखा और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गई। चिंता मत करो, वे एक पृथ्वी क्षेत्र साधक के साथ है, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। जहां तक पहरेदार की बात है, वह एक अलग मामला है। जैसे ही मिंग्यू ने अपनी बात पूरी की, बाहर चीख गूंज उठी, क्योंकि एक और पहरेदार मारा गया था। टीमें बनाने के बाद भी गार्ड मरते रहे। पहले उनके पास 5-5 लोगों की 3 टीमें थी, लेकिन अब उनमें से किसी की भी मूल संख्या नहीं थी। एक टीम में 4 लोग थे, जबकि अन्य 2 में केवल 3 सदस्य शेष थे। डिंगसन राज्य के लोगं ने भी शोरगुल सुना, उन्हें हुआ जियाई गार्डों की चीखें भी सुनाई दी। शायद उन पर जानवरों के एक समूह ने हमला कर दिया है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए?
चाहिए। रॉयल ट्यूटर वांग ने राजकुमार लेन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, हमने पिछली बार चिंता के कारण उनकी मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन यह अनावश्यक था। हालांकि इस बार मुझे यकीन है कि वे वास्तव में परेशानी में है। चलो उनकी मदद करते हैं। राजकुमारी मैया को प्रभावित करने का यह एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जानवरों का वह समूह वांजी के साथ काम खत्म करने के निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। राजकुमार लेन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी सोच। रॉयल ट्यूटर ने हुआ जीआई कैंप की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, हमने पिछली बार चिंता के कारण उनकी मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन यह अनावश्यक था। हालांकि इस बार मुझे यकीन है कि वे वास्तव में परेशानी में है। चलो उनकी मदद करते हैं। राजकुमारी मैया को प्रभावित करने का यह एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जानवरों का वह समूह वांजी के साथ काम खत्म करने के बाद निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। राजकुमार लेन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी सोच। रॉयल ट्यूटर ने हुआ जीआई कैंप की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, गार्डो, कुछ जानवरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, रक्षात्मक रहो और चोर मत हो जाओ। राजकुमार लेन ने सभी गार्डों का सामना करते हुए जोर से कहा। पहरेदार को प्रिंस लेन बहादुरी की प्रतिमूर्ति लग रहा था। उन्हें वह एक बहादुर सेनापति लग रहा था जो अपने साथियों को बचाने के लिए राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार था। राजकुमार अमर रहे, एक गार्ड ने अचानक उत्साह में चिल्लाकर कहा। उसके सभी साथियों ने उसकी ओर देखा और फिर वही नारा लगाना शुरू कर दिया, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। अब समय आ गया है कि हुआ जीआई के लोगों को दिखाया जाए कि असली ताकत कैसी होती है। राजकुमार ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा। गार्ड आगे बढ़े जबकि राजकुमार लेन और रॉयल ट्यूटर उनके पीछे चले। सब लोग एक साथ आओ, जानवर बहुत होशियार है, वह एक एक करके शिकार कर रहा है। मैं सभी टीमों को रद्द करता हूं, सभी लोग एक साथ रहेंगे। जनरल याओ ने जोर से कहा। जो गार्ड की टीमें अभी भी जानवर की तलाश कर रही थी, उन्हें आखिरकार राहत मिली क्योंकि उनका खोज अभियान रद्द हो गया था। वे जनरल याओ के पास वापस चले गए जहां वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अंततः मदद के लिए आने का फैसला कर लिया है। जनरल याओ ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने डोंगसिन के लोगों को उनकी ओर आते देखा, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब राजकुमार लेन की टीम में 25 गार्ड थे जबकि जनरल याओ के पास 23 गार्ड थे। लेकिन अब हालांकि राजकुमार लेन के पास अभी भी उसके सभी थे, लेकिन जनरल याओ के पास केवल 10 ही बचे थे। इतने सारे लोग मर गए, कितनी बड़ी आपदा। राजकुमार लेन ने जनरल याओ के पास पहुंचते ही, आह भरी, हमें खेद है कि हम आपकी मदद करने के लिए समय पर नहीं आ सके, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार लेन ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा। हालांकि वह अपनी आखिरी बात कहते समय राजकुमारी मैया की ओर देखना नहीं भूला। तो स्थिति क्या है, हम किसका सामना कर रहे हैं, राजकुमार लेन ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि जनरल याव कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हमें नहीं पता, जनरल याव ने सिर हिलाते हुए कहा। वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? तुम्हारे आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और तुम अभी भी नहीं जानते तुम किस तरह के पृथ्वी लोक साधक हो। शाही शिक्षक वांग ने नाक भान सिकड़ी। हमें नहीं पता कि यह एक जानवर है या जानवरों का समूह, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ही जानवर होना चाहिए। जानवर वास्तव में तेज है क्योंकि सभी गार्ड जानवर की छाया ही देख पाए। ये चतुर भी है क्योंकि यह एक एक करके शिकार करता है और अपनी गति का उपयोग चुपके से हमला करने के लिए करता है। जनरल याओ ने रॉयल ट्यूटर वान के तानों को अनदेखा करते हुए आगे कहा, यह एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी की तरह लगता है और उनके लिए यह नहीं देख पाना कि यह कैसा दिखता है, ये कोई साधारण जानवर नहीं होना चाहिए। राजकुमार लेन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि तभी उन सभी को एक घुरघुराहट की आवाज सुनाई दी। वे पीछे मुड़े तो पाया कि डोंगसिन किंगडम का एक गार्ड पहले से ही फर्श पर मृत पड़ा था। हम उस जानवर को गार्ड के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तुम दक्षिण और पूर्व की ओर देखो जबकि मैं उत्तर और पश्चिम की ओर देखूंगा। बस ध्यान लगाओ जैसे ही तुम्हें जानवर का आभास हो हमला कर दो, जनरल याओ ने कहा जबकि शाही शिक्षक अपने गिरे हुए गार्ड को देख रहे थे। शाही ट्यूटर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, यह एक बेहतर विकल्प लगता है। सब लोग बीच में घेरा बनाकर खड़े हो जाओ और रॉयल्स की रक्षा करो। दोनों ने एक साथ अपने गार्ड से कहा। गार्ड ने माया, एस्टेलिन और लेन को घेर लिया और हर रास्ता बंद कर दिया। जब सभी लोग बीच में खड़े थे, जनरल याओ गार्ड के पश्चिम की ओर खड़े थे जबकि रॉयल ट्यूटर वान पूर्व की ओर खड़े थे। बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई। सभी लोग डरावने सन्नाटे में प्रतीक्षा करते हुए सतर्क रहे। क्या जानवर चला गया? रॉयल ट्यूटर वांग ने धीरे से कहा क्योंकि वह किसी भी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ये यहाँ है। जनरल याओ अचानक आगे बढ़े और अपनी बाएं ओर हमला किया। उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई जो तेजी से आगे बढ़ रही छाया पर वार करने में सफल रही। जानवर पीछे हटते समय दर्द से चीखने लगा। अब समय आ गया है, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा और वह भी आगे बढ़ गए। उसने अपना ब्लेड निकाला और शैतान शिकारी जानवर की ओर बड़ा दर्द से कराह रहा। जानवर पीछे हट गया क्योंकि उसने अपनी गति का इस्तेमाल किया। इतनी जल्दी नहीं
जनरल याओ ने शैतान शिकारी जानवर के पीछे आते ही आदेश दिया। उसने अपनी तलवार शैतान शिकारी जानवर की ओर घुमाए। शैतान शिकारी जानवर आसमान में उछला और अपने पंजों से जनरल याओ पर हमला किया। उसके स्टील जैसे पंजे जनरल याओ की तलवार से टकराए। पंजे और तलवार के टकराते ही चिंगारी पैदा हुई। जनरल याओ अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन शैतान शिकारी जानवर हवा में उछलकर किनारे पर जा गिरा। जैसे ही शैतान शिकारी जानवर आगे बढ़ा, एक ब्लेड उस स्थान से होकर गुजरा जहां वह कुछ ही सेकंड पहले था। अरे थोड़ा सा चूक गया। रॉयल ट्यूटर वांग ने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ कहा, ये दुर्लभ डेविल हंटर जानवर है। वे अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। क्या आपने सोचा था कि वह धीमा होगा? जनरल याओ ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह शैतान शिकारी जानवर का पीछा कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो, और वह रॉयल ट्यूटर वांग को घृणा से देख रहा था। आओ, शैतान शिकारी जानवर चमकते चांद की ओर देखते हुए चिल्लाया। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से प्रकाश का एक काला गोला निकला और रॉयल ट्यूटर वांग की ओर बढ़ा। एक तरफ हट जाओ, जनरल याओ ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उसे प्रकाश के इस गोले की ताकत का एहसास हुआ, रॉयल ट्यूटर वांग ने भी इसे महसूस किया। हमले का सामना करने के बजाय वह जल्दी से किनारे की ओर भाग गया। हालांकि उसने ब्लैक लाइट को चकमा दिया, लेकिन यह उसके लिबादे को छूने में कामयाब रही। उसके वस्त्र का वह भाग जिसे काली रोशनी ने छू तुरंत विघटित हो गया, क्योंकि काली रोशनी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। प्रकाश का काला गोला जमीन पर गिरा और तुरंत ही धुएं का एक काला पिन चारों ओर फैल गया। काला धुआं प्रभाव बिंदु से 10 मीटर की परिधि में गोलाकार गति में फैल गया। लगभग 2 सेकंड में धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। जो सुरक्षाकर्मी सब कुछ देख रहे थे, उन्हें उस हमले का असर देखकर पसीना आने लगा, यहाँ तक कि राजकुमार लेन भी भौचक्का रह गया। तो ये दुर्लभ डेविल हंटर जानवर की ताकत है, अद्भुत। प्रिंस लेन ने डेविल हंटर जानवर को देखते हुए धीरे से कहा। जिस स्थान पर काली रोशनी का गोला गिरा था, वहां अब 10 मीटर चौड़ा और लगभग 6 मीटर गहरा गड्ढा हो गया था। अल्पविराम, इसे दोबारा हमला करने का मौका मत दो, इसे अभी खत्म करो, जनरल याओ चिल्लाया और अपनी पूरी गति से शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। रॉयल ट्यूटर वांग अपनी अचंभे से बाहर आया जब उसने शैतान शिकारी जानवर पर हमला किया। ब्लड मून स्लैश। रॉयल ट्यूटर वांग ने अपने ब्लेड से वार किया, जिससे प्रकाश की एक चमकदार चमक उसके ब्लेड से निकलकर डेविल हंटर जानवर की ओर बढ़ी। अब तक शैतान शिकारी जानवर से रक्त बहना शुरू हो गया था और उसे अपनी मूल गति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह हवा में कूदते ही केवल एक हल्के खरोंच के साथ हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। पहाड़ भेदने वाला वार। एक आवाज आई। शैतान शिकारी जानवर, जिसने अभी अभी हमले को चकमा दिया था, अभी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि एक तलवार उसके शरीर पर आकर लगी। शैतान शिकारी जानवर बच नहीं सका, क्योंकि तलवार उसके शरीर में घुस गई थी। जनरल याओ ने शैतान शिकारी के शरीर से अपनी रक्त से सनी तलवार निकाली। शैतान शिकारी जानवर के जमीन पर गिरते ही उसकी तलवार से रक्त टपकने लगा। आओ, शैतान शिकारी जानवर ने चांद को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी दहाड़ इतनी कमजोर थी कि वह जानवर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़े पहरेदारों को मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आखिरकार देखते हैं, अब तुम कहां भागते हो? रॉयल ट्यूटर वांग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और वह धीरे धीरे जानवर की ओर चला गया। रॉयल ट्यूटर वांग ने अपना ब्लेड हवा में उठाया और जोर से नीचे की ओर घुमाया और उसका सिर काट दिया। शैतान शिकारी जानवर का शरीर बेजान पड़ा था। समस्या हल हो गई। रॉयल ट्यूटर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा था कि डेविल हंटर जानवर गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर नहीं था, अन्यथा पृथ्वी दायरे के साधक होने के बावजूद हम उसका सामना नहीं कर पाते। जनरल याओ ने डेविल हंटर जानवर के निर्जीव शरीर को देखते हुए आवरी डॉट 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 डॉट। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वे डेविल हंटर जानवर की देखभाल कर सकते हैं। ये केवल एक प्रारंभिक 9वें चरण का स्वर्ण क्षेत्र जानवर था। मिंगू ने बाहर देखते हुए कहा। हाँ, भगवान का शुक्र है कि वह मारा गया। जेक्विन ने राहत की सांस लेते हुए कहा जब उसने देखा कि उसका परिवार सुरक्षित है। कुछ हो रहा है, मिंगू ने अचानक कहा, क्योंकि उसने कुछ नोटिस किया था। वह जनरल याओ और रॉयल ट्यूटर वान के चेहरों पर डर देख सकती थी। शैतान शिकारी जानवर को मारे हुए अभी 1 मिनट ही बीता था कि एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। यही ये रॉयल ट्यूटर वान हक लाया, क्योंकि उसने उस दहाड़ में डरावनी आभा महसूस की थी। यह शना शिकारी जानवर की दहाड़ की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जनरल याओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। अल्पविराम, ये शैतान शिकारी जानवर की दहाड़ की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जनरल याओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, जी, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भले ही वह अधिक शक्तिशाली हो। हम अपनी संयुक्त शक्ति से हरा सकते हैं। रॉयल ट्यूटर वांग ने साहस बटोरने की कोशिश करते हुए कहा। मैं जनरल याओ कुछ कहने ही वाले थे कि बीच में ही रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि उनके सिर के ऊपर से कोई चीज उड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से चले जाओ। जनरल याओ ने तेज रफ्तार से पीछे हटते हुए जोर से दहाड़ लगाए। रॉयल ट्यूटर वांग भी उस डेविल हंटर जानवर के शव के पास से चले गए जिसे उन्होंने मारा था। जो चीज ऊपर उड़ रही थी वह नीचे आते आते बड़ी होती जा रही थी। जल्द ही वह आसमान से जमीन पर आ
गिरी ये जनरल याओ हक लाया जब उसने आकाश से आए जानवर को देखा। ये बिल्कुल उसी जानवर जैसा लग रहा था जिसे उन्होंने मारा था, बस फर्क इतना था कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जबकि पिछला डेविल हंटर जानवर लगभग 1 मीटर लंबा था, उनके सामने वाला जानवर लगभग 1.5 मीटर लंबा था। मृत डेविल हंटर जानवर को देखते हुए उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल दिख रही थी। उसने जनरल याओ और रॉयल ट्यूटर वान को नजरअंदाज करते हुए बेजान शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। शैतान शिकारी जानवर ने अपनी आंखों में उदासी के साथ मृत जानवर को देखा। वह पीड़ा से चीखते हुए चांद की ओर देखने लगा। ये मैं इसकी खे नहीं देख सकता। रॉयल ट्यूटर वांग ने जनरल याओ से धीरे से कहा, मैं भी नहीं कर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक पृथ्वी क्षेत्र शैतान शिकारी जानवर है। जनरल याओ ने पसीना बहाते हुए कहा, हम सब अब मर चुके हैं बिना किसी जानकारी के या बिना किसी को पता चले। इस क्षेत्र में इतना शक्तिशाली जानवर कैसे हो सकता है? रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शैतान शिकारी जानवर ने उस छोटे जानवर के बेजान शरीर की ओर देखा तो उसे लगा कि वह दुखी है। उसने चमकते चांद को देखा और फिर से चीखा। ये दहाड़ मीलों तक गूंजती रही। इसे सुनने वाले सभी जानवर कांप उठे और घुटनों के बल बैठ गए। डडड यह एक पृथ्वी लोक शैतान शिकारी जानवर है, मिंग्यू ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या जी? किंग ने घबराकर कहा। वह केवल कल्पना कर सकती थी कि इस समय बाकी लोग किस भय से गुजर रहे होंगे। जब तक यह विचलित है हमें भाग जाना चाहिए, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा और अपनी कांपती हुई आवाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भागना उस चीज के खिलाफ, हम भाग नहीं सकते, हम अभी केवल मौत तक लड़ सकते हैं, जनरल याओ ने रॉयल ट्यूटर वांग से कहा और वह आत्महीनता में हंस पड़े। रॉयल ट्यूटर वांग को उसका मतलब समझ में आ गया था, क्योंकि उसे 9वें चरण के गोल्ड कोर रियल डेविल हंटर जानवर की भयावह गति याद थी। वह केवल कल्पना कर सकता था कि पृथ्वी रियल डेविल हंटर जानवर कितना तेज होगा। गार्डो, मेरे साथ मिलकर जानवर पर हमला करो, रॉयल ट्यूटर वांग ने को आदेश देते हुए कहा। तुम मूर्ख हो, वे इस जानवर का कुछ नहीं कर सकते, वे तो बस तोप का चारा बनकर रह जाएंगे। जनरल याव ने असंतुष्ट स्वर में शाही शिक्षक से कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, जब वे शैतान शिकारी जानवर का ध्यान भटका जाएंगे तो मैं उसे मारने का मौका ढूंढ सकता हूं। तो क्या हुआ अगर इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ मर भी गए? ये सब बड़े भले के लिए है, रॉयल ट्यूटर वांग ने जनरल की अनदेखी करते हुए खुद से सोचा। अब जाओ, रॉयल ट्यूटर वांग ने जोर से कहा। उसकी आवाज सुनकर कांपते हुए पहरेदार को थोड़ी हिम्मत मिली। पहरेदार ने देवताओं से प्रार्थना की और अपने हथियार निकाले और चीखते हुए जानवर की ओर भागे। वह राक्षस पीछे मुड़ा और अपनी रक्त पिपासु लाल आंखों से भागते हुए पहरेदार को देखने लगा। शैतान शिकारी जानवर अपनी जगह से गायब हो गया। वातावरण में चीख गूंजने लगी। शैतान शिकारी जानवर इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच अदृश्य हो गया है। जो रक्षक उसकी ओर दौड़ रहे थे वे टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, लेकिन शैतान शिकारी जानवर की छाया भी दिखाई नहीं दे रही थी। शैतान शिकारी जानवर अंततः मृत शरीरों के मध्य में दिखाई देने लगा, या कम से कम उन शरीरों के जो अवशेष बचे थे। पहाड़ भेदी वार जनरल याओ जोर से हारा जब वह शैतान शिकारी जानवर के पास पहुंचा और उसने अपनी तलवार शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा दी। मर जाओ, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा जब वह शैतान हंटर जानवर के पीछे दिखाई दिया और उसने भी अपने ब्लेड से हमला किया। शैतान शिकारी जानवर फिर से अपने स्थान से गायब हो गया, क्योंकि वह एक पल में 50 मीटर दूर दिखाई दिया। रॉयल ट्यूटर वांग की चीख हवा में गूंज उठी और उसके ब्लेड के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके दाहिने हाथ का आधा हिस्सा गायब था, जबकि शेष आधे हिस्से से भारी मात्रा में रक्त बह रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। शैतान शिकारी जानवर ने ब्लेड पर लगे रक्त को देखा तो उसकी आंखें और भी लाल हो गई। वह पुनः अपने स्थान से गायब हो गया, लेकिन उसी क्षण कुछ बदल गया। हवा में कुछ अलग सा एहसास होने लगा। डेविल हंटर जानवर की आवाज जो पहले इस क्षेत्र पर हावी थी अब बहुत हल्की लगने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण अचानक बदल गया हो। शैतान शिकारी जानवर एक बार फिर अपने मूल स्थान पर दिखाई दिया। जब उसने अपने चारों ओर सतर्क दृष्टि से देखा, यह अचानक उस क्षेत्र में दो मजबूत आभा महसूस कर सकता था जो पहले मौजूद नहीं थी, जबकि एक आभा उन दोनों मनुष्यों से अधिक मजबूत महसूस हुई जिनसे वह लड़ रहा था। दूसरी आभा बहुत अधिक खतरनाक थी, यह अधिक मजबूत और बहुत अधिक रहस्यमय महसूस हुई। डेविल हंटर जानवर अपनी मूल स्थिति में रहा, क्योंकि वह इंतजार कर रहा था। बाहर का डरावना दृश्य देखकर जी किंग की आंखें नम हो गई थी। राजकुमारी मैया और राजकुमार स्टेलिन के डरे हुए चेहरों ने उसे और भी डरा दिया। कृपया इस अवरोध को खोल दीजिए, मुझे उनके साथ रहना है, मैं यहाँ रहते हुए उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। जेक्विन ने मिंगू की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, काश मैं मदद कर पाती, लेकिन मैं बाधा को कुछ नहीं कर सकती। मिंगू ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। दक्ष कृपया जाग जाओ, जेकिन ने आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए कहा। हालांकि वह दक्ष की समझ को बिगाड़ने की उम्मीद में बल का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए अपने दिल को मजबूर नहीं कर सकी। वह केवल उससे इस उम्मीद में विनती कर सकती थी कि वह सुनेगा और स्वाभाविक रूप से जाग जाएगा। मिंगू के दुख को महसूस
कर सकती थी क्योंकि उसने बाहर से दुस्वप्न देखा था। वह मदद करना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। ओ नहीं, शैतान शिकारी जानवर की गति देखकर वह चौंक गई। पलक झपकते ही उसने डोमक्सिन साम्राज्य के सभी 24 रक्षकों को मार डाला था। कृपया मदद करें। जिकिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह अब और नहीं देख सकती थी। वह दक्ष को देखती रही और मदद की गुहार लगाती रही। वे सभी मर चुके हैं, अब ये केवल समय की बात है, मिंगू ने सोचा। जब उसने रॉयल ट्यूटर वान का दाहिना हाथ फटते हुए देखा, अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक बदल गई हो। गाड़ी के अंदर की ठंडक गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। जबकि एक तेज आभा अचानक प्रकट हो गई थी। उसने उस आभा के स्रोत की ओर देखा और पाया कि वह दक्ष से आ रही थी। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पहले सुनहरी आंखें अभी काली लग रही थी, जैसे कि वह खाली जगह हो। उसकी गहरी आंखों में कुछ तारे भी दिखाई दे रहे थे। मिंगू दक्ष की आंखों की खूबसूरती को देखकर अचंभित हो गई। दक्ष ने अपनी तरफ देखा और जीत कर रोता हुआ चेहरा देखा। उसने गाड़ी के गट की तरफ देखा। उसने खुद को इस तरह से भी नहीं हिलाया कि वह बाहर देख सके। दक्ष ने ठोस दरवाजे को ऐसे देखा जैसे वह उसके आर पार देख सकता हो। क्या मिंदू कुछ पूछने ही वाली थी कि उसका मुंह खुल गया। दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया था। वह कहाँ? झकविन ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा। जब उसने अब खाली सीट की ओर देखा, वहां मिंदू ने चेहरे पर खाली भावली बाहर की ओर देखते हुए कहा। जी किंग ने भी खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि दक्ष शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा है। झकविन ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार वह बाहर निकल पाए। अब कोई बाधा नहीं थी। जब वह बाहर निकली तो मिंगू भी उसके पीछे पीछे चला गया। रॉयल ट्यूटर वांग ने पहले ही उम्मीद खो दी थी जब उसका हाथ फट गया था। जब उसने शैतान शिकारी जा को फिर से गायब होते देखा तो वह अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और एक दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन लंबे समय के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और आगे देखा कि शैतान शिकारी जानवर अपनी मूल स्थिति में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी घटना का इंतजार कर रहा था। उसने जनरल याव की ओर देखा जो भी उतना ही भ्रमित दिख रहा था। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी अचानक चीजें उसके लिए और भी अजीब हो गई। जैसे ही वह उसके और शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा हुआ, एक लड़का अचानक हवा से प्रकट हुआ। जैसे ही वह उसके और शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा हुआ, एक लड़का अचानक हवा से प्रकट हुआ। वह उठ गया है, जनरल याव ने उत्साह से कहा। रॉयल ट्यूटर वांग समझ नहीं पा रहे थे कि जनरल याव इतने उत्साहित क्यों थे और ये लड़का कौन था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ। झकविन हुआ जीआई साम्राज्य के समूह की ओर भागी और राजकुमार स्टेलिन और राजकुमारी मैया से मिली। मिंगू भी उसके साथ आया था। वह दक्ष के साथ जानवर से लड़ने नहीं गई क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। वह खुद को मजबूत महसूस करता है क्योंकि वह अकेले जानवर से लड़ने गया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है। उसने दक्ष को देखते हुए सोचा। हालांकि वह अभी भी जरूरत पड़ने पर दक्ष की मदद करने के लिए सतर्क थी। शैतान शिकारी जानवर ने अपनी रक्त लाल आंखों से दक्ष को घूरा। वह उस लड़के की ताकत को महसूस कर सकता था जो उसके सामने आया था, लेकिन वह ये नहीं देख पा रहा था कि यह कितनी ताकत है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक रहस्यमय कफन ने उस लड़के को घेर रखा है। शैतान शिकारी जानवर एक पृथ्वी क्षेत्र का जानवर था, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। फिर भी वह लोगों को छोड़ने में असमर्थ था जिन्होंने छोटे जानवर को मारने की हिम्मत की थी। क्रोध ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया क्योंकि उसने खतरे की भावना को नजरअंदाज कर दिया और दक्ष और यहाँ मौजूद बाकी सभी को मारने का फैसला किया। आओ, उसने दहाड़ हुए आसमान की ओर देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। वह अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और अपने पंजे घुमाते हुए दक्ष के ठीक पीछे दिखाई दिया। लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष वहां नहीं था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लॉन्ग चेन उसके पीछे खड़ा है। ये लड़का, मैं इसकी हरकतें बिल्कुल नहीं देख पाया। क्या वह वाकई इतना तेज है या वह तुरंत टेलीप हो सकता है? नहीं, बाद वाला असंभव है। उसके पास मजबूत साधना और अच्छी चाल कौशल होना चाहिए। रॉयल ट्यूटर वांग ने दक्ष को घूरते हुए सोचा। शैतान शिकारी जानवर फिर से अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा और अपनी जगह से गायब हो गया। वह दक्ष के सिर के ऊपर दिखाई दिया और नीचे आते ही उसने अपना मुंह खोलकर उसका सिर काट दिया। लेकिन फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। दक्ष अपने स्थान से गायब हो गया और डेविल हंटर जानवर के ऊपर प्रकट हुआ। जैसे ही उसने नीचे मुक्का मारा, शैतान शिकारी जानवर ने उस घुसे की ताकत को महसूस किया और हमले से बचने के लिए हवा में ही अपनी दिशा बदल ली। शैतान शिकारी जानवर दक्ष से लगभग 20 मीटर दूर दिखाई दिया। उसने अपना मुंह चौड़ा करके एक काले रंग का प्रकाश का गोला बाहर निकाला। यह 9वें चरण के गोल्ड रियल डेविल हंटर जानवर के हमले जैसा ही लग रहा था। जिस हमले ने बड़ा गड्ढा बनाया था, लेकिन यह उससे दोगुना बड़ा लग रहा था और इसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। इसकी गति शैतान शिकारी जानवर जितनी ही तेज थी, तुरंत इसे चकमा दो। यह एक भयानक हमला, जनरल याव चिल्लाया और उसने दक्ष को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। प्रकाश का काला गोला लॉन्ग चेन के 2 मीटर के दायरे में पहुंच गया, लेकिन वह हिला नहीं।
वह मर चुका है। रॉयल ट्यूटर वांग ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा, लेकिन जब वह ये देख रहे थे कि आगे क्या हुआ तो उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। शश का वह काला गोला जिसमें अपार शक्ति थी लंगचेन की 1 मीटर की सीमा तक पहुंचते ही हवा में रुक गया। दक्ष के चारों ओर का स्थान टिमटिमाना और विकृत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दक्ष के लिए एक ढल बना दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकाश के काले गोले के सामने आने पर अंतरिक्ष स्थिर हो रहा था। वार्त दक्ष ने अपनी उंगली का उपयोग करके एक चक्र बनाते हुए कहा। प्रकाश के उसके ठीक सामने एक छोटा सा पोर्टल दिखाई दिया जो केवल 1 मीटर व्यास का था। अंतरिक्ष अवरोध जल्द ही गायब हो गया जबकि प्रकाश का काला गोला आगे बढ़ता रहा। ब्लैक लाइट का गोला दक्ष तक पहुंचने से ठीक पहले उस स्थानिक द्वार में प्रवेश कर गया। शैतान शिकारी जानवर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वह दक्ष पर फिर से हमला करने ही वाला था कि उसे खतरा महसूस हुआ। जैसे ही प्रकाश का काला गोला उस पोर्टल से बाहर निकला उसके ठीक पीछे एक स्थानिक पोर्टल दिखाई दिया। ये तेज गति से शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। शैतान शिकारी जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वह उस दृश्य को देखकर चकमा देने लगा, लेकिन वह सुरक्षित रूप से बच नहीं सका। जैसे ही उसने चकमा दिया गोला उसके कानों से होकर निकल गया। डेविल हंटर जानवर का बायां कान गायब हो गया जबकि बाकी हिस्से से रक्त बहने लगा। प्रकाश का गोला जमीन पर गिर गया और काला धुआं गोलाकार तरीके से वायुमंडल में फैल गया। इससे 50 मीटर व्यास का धुआं गोला बन गया और फिर काला धुआं गायब हो गया। बस 20 मीटर गहरा और 50 मीटर चौड़ा गड्ढा रह गया। शैतान शिकारी जानवर दर्द से कराह उठा और उसने डर के मारे दक्ष को देखा। हालांकि वह गुस्से में था लेकिन उसके सिर में एक कमजोर आवाज उसे भागने के लिए कह रही थी। जैसे जैसे उसने से लड़ाई की और उसकी ताकत देखी उसकी आवाजें और भी मजबूत होती गई। अंत में उसने खतरे की उसकी भावना को सुनने का फैसला किया। उसने मृत शैतान शिकारी जानवर को अपने चेहरे पर अनिच्छू भाव से देखा और वह एक बार फिर गायब हो गया। हालांकि इस बार दक्ष पर हमला करने के बजाय वह विपरीत दिशा में चला गया। दक्ष के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने आखिरकार अपनी चाल का हुनर इस्तेमाल किया। वह सभी से दूर चला गया और हवा का झोंका उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। अभी क्या हुआ? क्या भयानक! डेविल हंटर जानवर वास्तव में एक बच्चे से भाग गया। प्रिंस लेन ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, वह एक साम्राज्य का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, राजकुमारी मैया ने कहा और उसका भयभीत भाव अंततः मुस्कुराहट में बदल गया। क्या? राजकुमार लेन ने उसकी बातें सुनते ही जोर से कहा। दूसरे दर्जे के राज्य के राजकुमार के रूप में वह ताकत में अंतर जानता था। वह सिर्फ पहले दर्जे के राज्य के संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि ज्यादा ताकत और संसाधन हासिल कर सके जो एक साम्राज्य से कई गुना कमजोर था। यहाँ तक कि रॉयल ट्यूटर वान भी उसकी बातें सुनने में कामयाब रहे। हालांकि उनका दाहिना हाथ कट चुका था लेकिन अब तक उनके लिए दर्द सहने लायक हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि इस समय उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था सिवाय कुछ दुर्लभ उपचार की गोली लेने के जो दूसरे दर्जे के राज्य में मिलना लगभग असंभव था। उन्होंने पहले ही ऐसा होने की उम्मीद जताई थी। वह एक साम्राज्य से है। क्या वह उन मेहमानों में से एक है जो मिस के साथ संप्रदाय प्रवेश परीक्षा देखने आए थे? रॉयल ट्यूटर वांग ने बड़ी आंखों से पूछा। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन मुझे यकीन है कि वह उनके साथ नहीं है। जनरल याओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह चाहे किसी भी साम्राज्य से हो, मुझे बस इस बात की खुशी है कि वह हमें बचाने के लिए यहाँ था। जनरल याओ ने मुस्कुराते हुए कहा और आखिरकार राहत की सांस लेते हुए वह जक्विन की ओर बढ़ गया। जैसे ही मिंगू ने दक्ष को आगे बढ़ते देखा उसने भी अपने चाल कौशल का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करने की कोशिश की। हालांकि कुछ ही सेकंड में उसने दक्ष के सभी निशान खो दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी तेज हो गई है। वह उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल पा रही थी। दक्ष ने कई मील तक शैतान शिकारी जानवर का पीछा किया लेकिन शैतान शिकारी जानवर उसे दूरी बनाए रखने में कामयाब रहा। दक्ष अधीर होने लगा। दक्ष की आंखें जो पहले अंतरिक्ष की तरह दिखती थी वापस अपने मूल सुनहरे रंग में बदल गई लेकिन वे लंबे समय तक सुनहरी नहीं रही। उसकी आंखें धुंधली सफेद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर घना कोहरा छाया हुआ है। शैतान शिकारी जानवर जो पूरी गति से भाग रहा था अचानक रुक गया क्योंकि एक बड़ी दीवार अचानक उसके सामने आ गई। दीवार 30 मीटर से अधिक ऊंची और 36 मीटर चौड़ी थी। शैतान शिकारी जानवर ने दाईं ओर देखा लेकिन वहां भी एक दीवार दिखाई दी। उसके बाईं ओर एक और दीवार दिखाई दी। सभी रास्ते बंद थे। पीछे मुड़ा तो देखा कि दक्ष वहीं खड़ा था और उसके पीछे एक और दीवार थी। ऐसा लग रहा था कि वे लगभग 36 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे कमरे में फंस गए थे। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार निकाली और उसे शैतान शिकारी जानवर की ओर तान दिया। जैसे ही तलवार बाहर आए पूरा स्थान तलवार की आभा से भर गया। दक्ष की अपनी आभा भी और बढ़ गई। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन तुमने मेरे किसी करीबी को रुला दिया। तुम मौत के लायक हो। दक्ष ने आखिरकार अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा। आओ। शैतान शिकारी जानवर अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और उसने आसमान
आसमान की ओर देखा और सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया। दक्ष के पैर हिलने लगे जैसे ही उसने अपने और डेविल हंटर जानवर के बीच की दूरी कम की। शैतान शिकारी जानवर भी हरकत में आ गया। वह पहले भी उस काले प्रकाश के गोले से उस पर हमला करने का दंश झेल चुका था, इसलिए उसने शारीरिक रूप से हमला करने का फैसला किया। शैतान शिकारी जानवर के इस्पात जैसे पंजे राजा की तलवार से टकराए और प्रारंभिक संपर्क के बाद ही जो पंजे पहले अविनाशी लग रहे थे वे मक्खन की तरह कट गए। दक्ष ने शैतान शिकारी जानवर को कोई मौका नहीं दिया और उसने अपनी स्थिति बदल ली और अपने दूसरे हाथ से शैतान शिकारी जानवर की गर्दन पकड़ ली। दक्ष ने डेविल हंटर जानवर को उसकी गर्दन से हवा में उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। भारी टक्कर से एक गड्ढा बन गया और डेविल हंटर जानवर ने दर्द भरी चीख मारी। लांग चैन ने अपनी तलवार हवा में उठाए और वार करने के लिए तैयार हो गया। मत मारो, अचानक एक आवाज आई। लांग चैन ने अपनी तलवार हवा में उठाए और वार करने के लिए तैयार हो गया। मत मारो, अचानक एक आवाज आई। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि यह कौन है। उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा। ये जुन ही था जो आखिरकार दक्ष को रोकने के लिए आया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इतना अच्छा अवसर बर्बाद करो, जुन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी नजरें उस शैतान शिकारी जानवर पर गड़ाए रखी जो दर्द से रो रहा था, ताकि वह कुछ अप्रत्याशित करने की कोशिश न करे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शैतान शिकारी जानवर काफी शक्तिशाली है? जून ने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हाँ, ये काफी शक्तिशाली है, खासकर इसकी गति। अपने श्रम के नियम का उपयोग किए बिना मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, यह एक दुर्लभ जानवर है जो अपनी गति और ताकत के कारण सभी जानवरों को पालने वालों का पसंदीदा जानवर है। जून ने शैतान शिकारी जानवर को देखते हुए कहा। जानवरों को काबू में करने वाले, दक्ष ने कहा। वह सोच रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। ठीक है, अगर आपने इसे मार दिया तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आपको इसे पालतू बनाना चाहिए, जुन ने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव के साथ कहा। एक शैतान शिकारी जानवर को वश में करना एक पृथ्वीलोक का जानवर, यही वास्तव में एक अच्छा विचार है। ये भविष्य में काफी उपयोगी हो सकता है। दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसे यह विचार पसंद आया। मैंने इसे बहुत पीटा, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? दक्ष ने पूछा क्योंकि उसने शैतान शिकारी जानवर की आंखों में नफरत भरी नजर देखी थी। तुम्हें पहले अवश्य प्रयास करना चाहिए, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें वह प्रक्रिया याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी? है ना, बस वही करो। इसके अलावा उसके माथे पर रक्त की एक बूंद डालो। मैं तुम्हें पीटने के लिए माफी मांगता हूँ छोटे दोस्त। जब मैं अपने किसी करीबी को दुखी देखता हूँ तो मेरा गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि तुम्हारा कोई करीबी मारा गया था। अगर ऐसा किसी के साथ होता तो कोई भी रक्त का प्यासा हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता। दक्ष ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो, अतीत की नफरत को भूल जाते हैं, अब से तुम मेरी साथ ही रहोगी। दक्ष ने अपनी उंगली को थोड़ा सा काट लिया और उसमें से रक्त बहने लगा। वह इसे शैतान शिकारी जानवर के माथे के करीब ले गया और अपने रक्त से निशान बनाया। उसने शैतान शिकारी जानवर के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जैसा उसने थोड़ी बर्फ के साथ किया था। करीब 1 मिनट में शैतान शिकारी जानवर के माथे पर रक्त का निशान चमकने लगा। समय बीतता गया और अब उसका पूरा शरीर एकदम सफेद रोशनी से चमक रहा था। कुछ मिनटों के बाद रोशनी मंद हो गई और शैतान शिकारी जानवर फिर से नजर आने लगा। क्या? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। जब उसने शैतान शिकारी जानवर को देखा, शैतान शिकारी जानवर उसके सामने खड़ा था, लेकिन वह अलग दिख रहा था। शैतान शिकारी जानवर पहले की तुलना में थोड़ा लंबा और भारी दिख रहा था। उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, यहाँ तक कि कान भी जो काली रोशनी के संपर्क में आने से टूट गया था, अब सामान्य हो गया था। मुझे नहीं पता था कि जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अनुबंध स्थापित करने के बाद जानवर ठीक हो जाएंगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। ऐसा नहीं हो सकता, यह ऐसा कुछ है जो केवल आप ही कर सकते हैं। जब आप